आई एम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली। मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर ओएनजीसी में पहले काम करते थे। 6-7 साल मैंने पहले बॉम्बे में जॉब किया, रियल एस्टेट में काम किया। एज अ हैबिट पापा हमेशा से एविड इन्वेस्टर रहे हैं। उन्होंने स्टॉक्स में बहुत इन्वेस्ट किया था। 1980 से इन्वेस्ट करते थे। फोलियो आता था, उसके साथ डिविडेंड का चेक आता था, वो मैं जाके जमा करता। सारे क्लरिकल काम मैं करता था घर के। बड़ा लड़का। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मेरे बेटे ने बड़ी अच्छी बात बोली मुझे। इज 10 years old। मैंने उसको साइकोलॉजी ऑफ मनी गिफ्ट करी। तो उसने मुझे बोला, डैड यू पे टू माई स्कूल and my school doesn't teach me how to make money. And I don't pay to YouTube, but they teach me how to make money. मैं ऐसे casually मेरे एक दोस्त के साथ था और बॉम्बे में था, तो लिफ्ट से उतर रहे थे। तो जैसे लिफ्ट में घुसा, एक लेडी बोली, सर आप वो ना जो 4.5 करोड़ के घर में रहते हो और 75,000 रेंट देते हो। और पहले उन्होंने वही आइडेंटिफिकेशन में नजरें, हाँ यही शायद यही है। तो फिर वो आ गया। सर इस मोमेंट में कभी आपको ऐसा लगा है कि यार पहचान ले मैं ही हूँ? मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर आपको लॉस हुआ और आपने कुछ नहीं सीखा तो वो लॉस, और अगर आपने लॉस हुआ और कुछ सीख लिया और इम्प्रूव कर लिया तो वो फीस। तो SIP इज बेटर और स्टॉक इक्विटी इज बेटर? देखिए डिपेंड करता है। अब वो पैसा जो हमने कमाया है उसको हम मैनेज कैसे करें? देखो SIP और SWP दोनों में क्या फर्क है? SIP पेड़ उगाना है, SWP। एक बार मैंने एक फोटो देखी कि मुकेश अंबानी जी उधर गए हुए हैं सिद्धि विनायक मंदिर। तो वो ऐसे भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो किसी ने नीचे कैप्शन लिखा कि ये भगवान से पूछ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। आपको क्या चाहिए? कहते हैं ना कि अगर आप अपनी बीवी पे ध्यान नहीं दोगे तो पड़ोसी देगा, और अगर आप अपने एम्प्लॉय पे ध्यान नहीं दोगे तो कॉम्पिटिटर देगा। सही बात है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द आशीष एंड दुर्वेश टॉक शो। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे गेस्ट जिनका ये 99th पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है। तो आशीष सर बताइए कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो है प्रॉफिट फर्स्ट के फाउंडर संजय कथुरिया जी। अगर आपको फाइनेंस मैनेज करना नहीं आता है और जानना चाहते हो फाइनेंस मैनेज कैसे करें, तो इनसे बढ़िया कोई भी नहीं सिखा सकता। और सबसे खास बात, यूट्यूब पर लोग इन्हें पॉडकास्ट बाबा के नाम से जानते हैं। इनका नाम है संजय कथुरिया और चलिए इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं द दुर्वेश एंड आशीष टॉक शो में संजय कथुरिया जी का। थैंक यू आशीष सर, स्वागत है थैंक यू सर। दुर्वेश, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। बहुत मजा आया, पॉडकास्ट बाबा नाम दे दिया आपने। कैसे हैं वन सर? शॉट ऑफ सेंचुरी। बिल्कुल 99th एपिसोड है आपका। जी, और जी। आज भी 100th होके जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर How are you? इनवाइटिंग मी, बहुत अच्छा लगा। हम लोग का तो कनेक्शन वैसे ही बिल्कुल बहुत पुरातन काल से है। बस ये मीटिंग बाकी थी हमारी। यस। आपको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो, आज पकड़ में आ गए हो आप। तो सर 6 महीने पहले से 7 महीने पहले से मैंने आपको देखा हुआ है। जब आपकी जर्नी शुरू हुई थी तब आपके एक भी पॉडकास्ट नहीं थे, है ना? तब लोग भी आपको जानते नहीं थे और ये आज आपका 99th पॉडकास्ट है। तो आज लाइफस्टाइल में क्या डिफरेंस आया है? क्या डिफरेंस आपको दिखता है कि पहले क्या आपकी जर्नी रही, क्या लाइफस्टाइल था और आज क्या लाइफस्टाइल है? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल हैव बीन वेरी काइंड टू मी। जिन्होंने अपने पॉडकास्ट पे बुलाया वो भी बहुत काइंड रहे हैं। जैसे सागर सर थे, और उसके बाद बहुत लोगों ने उसके बाद मुझे बुलाया, तो उन्होंने भी काइंडनेस दिखाई। और उसके बाद जनता ने भी बहुत काइंडनेस दिखाई, ट्रस्ट दिखाया। उनको लगा शायद मैं उनके लाइफ से जो उनकी मेन प्रॉब्लम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें कुछ योगदान कर रहा हूँ। उस तरह के मैसेजेस भी मेरे को आते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो फेम, पैसा जो भी आता है, चाहे किसी भी प्रकार का आपको वेल्थ, ऐश्वर्य जिसे हम कहते हैं, मिलता है, करेक्ट, फेम, पैसा, चाहे कोई भी फॉर्म का ऐश्वर्य आपको मिलता है, तो वो आपके अंदर के रियल कैरेक्टर को मैग्नीफाई कर देता है। तो कुछ लोग जो होते हैं बहुत अहंकारी होते हैं, रूड होते हैं, क्रूड होते हैं, तो जैसे पैसा होता है वो ज्यादा हो जाते हैं। और कुछ लोग होता है जो कुछ ग्रेटिट्यूड होता है, जिनमें कुछ विनम्र होते हैं, वो उसमें मैग्नीफाई करता है। तो मुझे ऐसा लगा कि ओवर दिस 6 months मेरे अंदर वो फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड बहुत ज्यादा मैग्नीफाई हुई है। पल पल मुझे यही लगता है कि यार हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हमने तो अपने जर्नी को शेयर किया, लोगों से बात की, लोगों ने इतना प्रेम दिया है, तो ये ठीक है, ये मेरे लिए एक मेरी धरोहर है, डेफिनेटली है। बट मुझे इसका अहंकार नहीं करना चाहिए, मुझे इसको लेके कोई ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये सिर्फ मेरी वजह से। बहुत सारे इकोसिस्टम पार्टनर्स हैं और ऑब्वियसली भगवान खुद हैं जिन्होंने ये पूरा रचा है। तो आई थिंक आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड, और बहुत मेरे को इसका रिवॉर्ड बहुत जबरदस्त मिला है। और जब तक है मेरे पास, मैं पूरी इसकी रिस्पेक्ट करूंगा कि भाई मैं किसी प्रकार से कोई गलती ना करूं, कोशिश करके एटलीस्ट। भूल चूक हो जाए अलग बात है, बट वैसे कोशिश करेंगे कि ना हो। तो और लाइफस्टाइल में कोई फर्क नहीं पड़ा है। मैं आज भी एयरपोर्ट जाता हूँ, वही चप्पल पहन के चला जाता हूँ। लोग खींचते फोटो, मेरे को स्ट्रेस होता है, यार मैं तो टी-शर्ट बड़ी सिंपल सी ट्रैक्स और चप्पल पहन के पहुंच गया और ये फोटो डाल देंगे। तो अब एटलीस्ट मैंने इतना किया, यार थोड़ा सा बेटर ड्रेस करके एयरपोर्ट चले जाओ, ताकि लोग अगर बाई चांस फोटो ले ले तो ऐसे एकदम ही
खराब फोटो ना आए सबके साथ। अगला सवाल मेरा यही है कि आपके मोस्ट ऑफ द पॉडकास्ट वायरल हुए हैं जी। लोग आपकी रील्स काट काट कर डाल रहे हैं अपने अपने चैनल पे बहुत सारे चैनल आपकी वजह से चलना शुरू हो गए हैं तो ऐसा कोई फैन मोमेंट भी आता है आपकी लाइफ में? देखिए फैन मोमेंट मतलब बहुत लोगों ने प्रेम दिया है। अभी एक बार क्या हुआ, मैं बॉम्बे में था एंड कुछ एक बिल्डिंग में थे तो हम लोग लिफ्ट से उतर रहे थे 34 वैसे मैं पहला फैन मोमेंट आई गेस मेरा होगा, आपको याद है कि नहीं है, हम लोग नागपुर में मिले थे। हाँ यस यस यस, तब दुर्वेश मैंने मैंने नागपुर में मिला था। तब तो मैं कुछ भी नहीं था, मतलब मेरा बिल्कुल ही जानते भी सोशल नहीं थे, प्रेजेंस जीरो था। बट क्योंकि मैंने वो कोर्सेज वगैरह देखे थे आपके, जी, तो मैंने आपको पहचान जी, लिया था कि जी, आप मुझे संजय याद सर है हैं। बिल्कुल, ही इज एब्सोल्युटली राइट। द वेरी फर्स्ट फैन मोमेंट वाज विद हिम। अरे वाह। तो नागपुर एयरपोर्ट पे हम थे और मैं लगेज काउंटर पे था अपना कन्वेयर बेल्ट पे, तो दुर्वेश आए वहां पे और इन्होंने हमारे कॉमन फ्रेंड है चित्रेश भाई, उनका नाम लिया, तो तब मैंने कनेक्ट किया। चित्रेश भाई का फोन आया, रहे तुम नागपुर में हो? अच्छा खबर पहुंच गई। तो दैट वाज वन, यस, द फर्स्ट इनिशियल फैन मोमेंट। तो ये एक फैन मोमेंट मेरे लिए जो था वो बहुत इंटरेस्टिंग था कि मैं ऐसे कैजुअली मेरे एक दोस्त के साथ था और बॉम्बे में था, तो लिफ्ट से उतर रहे थे, 32nd फ्लोर पे घर था उसका। तो जैसे लिफ्ट में घुसा एक लेडी बोली, सर आप वो ना जो 4.5 करोड़ के घर में रहते हो और 75,000 रेंट देते हो। तो मतलब मेरा नाम भी है भाई। तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट्स कि किसी को इतना प्रिसाइसली याद है कि मेरा 4.5 करोड़ के घर में रह के 75,000 का रेंट देता हूं। लोगों को सर जो सुनना होता है ना वो सुनते हैं वो, हाँ। तो वो लोगों को नाम याद नहीं रहता, बट वो ऐसे ही पहचानते हैं कि अरे आप तो वही हो SIP वाले। बिल्कुल, आप हाँ, तो बिल्कुल, SWP वाले। SIP वाले हो। एक बार मैं नेहरू प्लेस में था, कुछ ले रहा था, तो एक बंदा मेरे को देख रहा है, फिर उसने फोन ओपन करा, फिर उसने इधर देखा, फिर फोन ओपन, दोस्त बोला रही है वही है। So I think and at the airports, lounges, कोई ना कोई मिलता है, बहुत प्रेम करते हैं, फोटोज खिंचाते हैं, बात करते हैं। एंड आई डोंट थिंक, मेरे को कभी कभी लगता है मैंने ऐसा कुछ किया नहीं खास कि फोटो खींचे लोग या ये, बट आई थिंक मेरी कोई एक बात उनको स्ट्राइक कर जाती है जिसमें उनके लाइफ में परिवर्तन आता है। जैसे एक लड़का मिला, यंग कपल, मैं दुबई से वापस आ रहा था, तो मुझे एयरपोर्ट पे मिल गए कोई रेस्टोरेंट में, और पहले उन्होंने वही आइडेंटिफिकेशन में नजरें, हाँ यही शायद, हाँ यही है, तो फिर वो आ गया। सर इस मोमेंट में कभी आपको ऐसा लगा है कि यार पहचान ले मैं ही हूँ? देखो मैं अगर नहीं बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, बात तो है, ये तो मन तो करता ही है भाई। तो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग तो होनी चाहिए। हाँ, तो क्या उनके चक्कर में बाकी लोग सोचते हैं ये कौन है, ये कौन है। तो वो आए मेरे पास, यंग कपल था, दुबई रहते हैं, एंड उसने बड़ी अच्छी लाइन बोली मेरे को, बोला सर मैं आपको सुनने से पहले मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मतलब तब से करता हूँ, पर आपको सुनने के बाद मुझे ये समझ आया मैं क्यों इन्वेस्ट करता हूँ। तो ये मेरे को बहुत डीप लाइन लगी उसकी, कि आपको सुनने से इन्वेस्ट कर रहा था, पर आपको सुनने के बाद इतना कन्विक्शन आ गया कि अब मुझे पता है मैं क्यों इन्वेस्ट करूंगा और आगे भी करता रहूंगा। मतलब ऊपर नीचे होगी, मार्केट्स खराब होंगी, ठीक होंगी, मैं इसको अपने माइंड में नहीं आने दूंगा। तो आई थिंक दैट वाज वेरी बिग विक्ट्री फॉर मी, कि अगर मैं किसी को उसकी राह पे जो वो पकड़ चुका है, राइट राह पकड़ चुका है, उस पर रहे। बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स में क्या होता है, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना होता है, लॉन्ग टर्म सबके लिए इन्वेस्ट करना इजी नहीं होता। सही तो मैं अपनी स्टोरी से लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही वेल्थ क्रिएट होती है, और इतनी मैसिव वेल्थ क्रिएट हो जाती है कि आप उसको संभाल नहीं पाओगे, इस जनरेशन में नहीं संभाल पाओगे, मल्टी जनरेशनल वेल्थ क्रिएट हो जाती है। तो वो आई थिंक वो मैसेज गया, एंड एज आई सेड गॉड हैज बीन वेरी काइंड ऑन मी, मेरे पे कुछ विशेष कृपा हुई है पीछे, और मतलब आई हैव करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम बिल्कुल ठीक बात है। सर 90% लोग तो जानते हैं, जैसे मैंने बताया 99 पॉडकास्ट हो रहा है, बट फॉर द 1% ऑफ द पीपल हु डोंट नो कि संजय कथुरिया कौन है, कहाँ से आते हैं, उनका पूरा बैकग्राउंड क्या रहा है, अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, तो प्लीज थोड़ा सा उनके बारे में, उनके लिए अपने बारे में बताइए। देखिए मेरा, आई एम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली। मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर ONGC में पहले काम करते थे। अच्छा। बड़ौदा, फिर आसाम, फिर बॉम्बे जब हम आए तब मैं 7 साल का था, 1991 में, और वहीं पे फिर बस गए हम। मेरी स्कूलिंग, मेरी कॉलेज, मेरा इंजीनियरिंग, मेरा MBA इन फाइनेंस, सब कुछ बॉम्बे से हुआ। मेरा पहला जॉब बॉम्बे में लगा। 6-7 साल मैंने पहले बॉम्बे में जॉब किया, रियल एस्टेट में काम किया, और उसके बाद फिर मैंने दिल्ली शिफ्ट किया। दिल्ली में मैं फिर से रियल एस्टेट में था, और फिर कुछ साल बाद मैंने SME कंसल्टिंग करी, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की कंसल्टिंग करी, और फिर अपने ओन पे आ गया, और अब मैं फाइनेंशियल कंसल्टिंग और बिजनेस कंसल्टिंग करता हूँ, प्लस कंटेंट क्रिएशन करता हूँ। एज अ हैबिट, पापा हमेशा से एविड इन्वेस्टर रहे हैं, उन्होंने स्टॉक्स में बहुत इन्वेस्ट किया था, 1980 से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो घर पे वो सब बातें चलती रहती थी। तब डिजिटल चीजें नहीं होती, तो फिजिकल होता था सब कुछ। फोलियो आता था, उसके साथ डिविडेंड का चेक आता था, वो मैं जाके जमा करता। सारे क्लरिकल काम मैं करता था घर के, बड़ा लड़का, तो जाके अच्छा घर के वो ट्रेन की टिकट बुक करा के आओ। पंखे साफ किए आपने? हाँ, पंखे भी साफ किए, पंखे साफ किए, बल्ब बदला, इलेक्ट्रिक सब वो तोरण लगाया, जैसे हमारा कहते हैं ना तोरण, सब कुछ किया है। तो एल्डर सन वाला था, एंड मुझे याद है कि जब हमारा घर बन रहा था, तो मेरा घर 15th फ्लोर पे है, तब लिफ्ट नहीं थी,
तो मेरे को काम पे लगाया जाता था, जाओ आज इंटीरियर में क्या हुआ चेक करके आओ, फिर से आओ, आज इंटीरियर में क्या हुआ चेक करके फिर से आओ. सो यस, आई थिंक दोज डेज शायद आपको लगता है कि पनिशमेंट है, बट आज लगता है कि कितनी बड़ी वो अचीवमेंट है. सबसे कम अमाउंट का डिविडेंड का चेक कितने का 40 आया हुआ? रुपए का. 40 रुपए का. 40 रुपए का चेक मैंने डाला था. सबसे छोटा चेक मुझे आज भी याद है. आपने सही क्वेश्चन पूछा है. तो अच्छा, मेरे को कल लगा कि यार ये 40 रुपए के डिविडेंड के लिए 40 रुपए का पेपर खर्च कर दिया होगा. नहीं, मैंने 7.5 रुपए का चेक भी देखा है. हाँ, वो होते थे, किसी के पास एक शेयर है और एक शेयर पे 7.5 रुपए का डिविडेंड आ गया, तो हाँ 7.5. कब की बात है? ये बात है 1990 एंड और अर्ली 2000 की. आज से 25-26 साल पहले की बात है. तब है ना बड़ा इंटरेस्टिंग था. तब 2-3 साल का होऊंगा मैं. तब है ना ये सब नहीं होता था, मतलब डिजिटली आप सेटलमेंट्स नहीं करते थे. तो इवन जब आप शेयर खरीदते बेचते थे तो मुझे फिजिकली जाके सेटल करना पड़ता था. तो वो फादर बिल्कुल. तो ऑफिस में होते थे, बोलते बेटा जाओ फटाफट जाके वो डिपॉजिटरी के पास जाओ, देके आ जाओ, ये सब. तो काफी फिजिकल ये इस तरह से काम किया है. पापा हमेशा से इन्वेस्टमेंट्स पे थे, तो बहुत जल्दी उन्होंने मेरा पीपीएफ अकाउंट चालू कर दिया. डीमैट अकाउंट 2006 में बन गया था, जब मैं 22 साल का था. आज तो ठीक है, लोग 17-18 में बना रहे, तब 22 साल के लोग डीमैट्स नहीं बनाते. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. तब डीमैट अकाउंट कुल मिला के 80 लाख या 90 लाख थे, आज 17 करोड़ है. तो मतलब इतना फर्क हुआ है इन इन्वेस्टमेंट्स इतने समय में. और उसके बाद बस इन्वेस्टमेंट्स चलती रही और ग्रोथ होती रही. जॉब में ग्रोथ करी, एमबीए करी. डिलिजेंट स्टूडेंट था. हमें पता था कि द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ मिडिल क्लास वाज टू गेट एजुकेटेड, डू समथिंग इन लाइफ, और कुछ करे अपने परिवार के लिए, कि थोड़ा इंप्रूव करे. अपॉर्चुनिटीज उतनी इजी नहीं थी जितनी आज हैं. तब फिर भी मुश्किल था. इजी था बट इतना इजी नहीं था जितना आज है. मतलब डिजिटलाइजेशन उतना नहीं था. तो किया जो कर सकते थे, व्हाटएवर बेस्ट आई कुड हैव डन, आई हैव ट्राइड टू डू इट. मतलब मुझे ऐसा लगता है. सर, एक फुल टाइम आप सीएफए थे, आपको बहुत बढ़िया जॉब भी थी, आप जॉब में भी अपग्रेड कर सकते थे, लेकिन वहां से एक एंटरप्रेन्योर बनने की कहानी आपको कहाँ से आई कि क्यों एंटरप्रेन्योर बना रहे? आई थिंक जब मैं जॉब स्टार्ट किया था तो मुझे पता ही नहीं था ये एंटरप्रेन्योरशिप ये सब होता क्या है. मुझे बिल्कुल कॉन्सेप्ट का आइडिया नहीं था. मेरे को बिजनेसमैन पता था, बिजनेसमैन होता है कोई, और बहुत बड़ा आदमी होता है. और हम मिडिल क्लास परिवार के लोग हैं, और हमारे फादर सर्विस में रहे हैं जिंदगी भर. बस इतना है कि वो गवर्नमेंट सर्विस में रहे, हमें गवर्नमेंट सर्विस में नहीं जाना. एक बार मेरे फादर के साथ झगड़ा हो गया था. बोले तू गवर्नमेंट सर्विस से तू क्या नहीं जाएगा, तेरे को मिलेगी नहीं. बोला अच्छा. वो तो मेरे को आ गया. तो तब बाय चांस शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओपनिंग्स निकली थी. तो तब मैंने अप्लाई किया शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, मेरा हो गया. अरे वाह. तो ऑफर लेटर आ गया. मैंने पापा को ऑफर लेटर मैं ज्वाइन नहीं करूंगा. तो बस ये था कि प्राइवेट जॉब मिले, अच्छी ग्रोथ हो, और वो हुई. और धीरे धीरे 2014 के बाद एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत क्रेज आया, स्टार्टअप्स का. बिल्कुल. हाँ, कि भाई अब हम खुद का करते हैं, अच्छा वो 3-4 यार मिलते ही हैं आपको कंपनी में. आने के बाद. हाँ, मतलब नहीं ऐसा नहीं कहूंगा, बट वो स्टार्टअप कल्चर ही तब चालू हुआ बाय चांस. मतलब बेसिकली जेनजीज आ गए. हाँ, और आपके ना क्लब में कोई ना कोई मिल जाता है. दोस्त यार में कोई होता है, अब यार बोलता है यार अब पक गए यार काम में, आज बॉस ने चेप दिया, आज ये हो गया, आज वो हो गया. अच्छा, मैं क्या था, मैं डायरेक्टली ओनर्स के साथ काम करता था. तो मुझे कभी ना वो फीलिंग ही नहीं आई कि मैं ओनर नहीं हूँ कंपनी का. बिकॉज आई वाज नॉट रिपोर्टिंग टू एन इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव. मैं तो सीधा मालिक के साथ, आशीष रहेजा, रसेश कनकिया, ओमकार के चेयरमैन के साथ जहां भी मैंने काम किया, मैंने ओनर के साथ राइट हैंड लेफ्ट हैंड पर्सन. हाँ, तो मेरे को था कि मेरे लिए था कि ठीक है यार, ये तो मैं बहुत अच्छी पोजीशन पे हूँ. तो धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि यार एट द एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, और इतना पैसा होना चाहिए कि आप अपना टेक केयर कर सको. और एक्चुअली क्या था, जब एमबीए करी तो उस टाइम वॉरेन बुफे की बहुत बुक्स पढ़ी. तो उनके गोल्डन कोट्स तो मतलब दे आर जस्ट मतलब अलग ही लेवल के हैं. हाई क्लास कोट्स होते हैं उनके. तो उनसे काफी लर्निंग्स मुझे लगता है मुझे मिली, जिसने मुझे मोटिवेट किया कि वो कहते हैं ना, इफ यू हैव ओनली वन सोर्स ऑफ अर्निंग यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी. ऐसा कई चीजें उनकी कही हुई जो आपके माइंड में घर कर जाती है. yes. तो वो बहुत इन्फ्लुएंस करा उसने मुझे, और मैंने अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी फिर चालू करी. सर, एसआईपी का आपका इन्वेस्टमेंट जो पोर्टफोलियो हुआ है अप्रोक्सीमेटली 6 करोड़ का है ना? एसआईपी आपने कब से चालू करी, मतलब ये समझ कहाँ से आई आपको और कब से आई? तो एसआईपी मेरे को नहीं पता था, फ्रैंकली स्पीकिंग. मुझे फाइनेंस का नॉलेज था, मैं इन्वेस्टमेंट्स करता था. 2008 में जब मैंने जॉब ज्वाइन किया तो हमारा बैंक का अकाउंट ओपन हुआ, और बैंक के अकाउंट ओपन होते ही बैंक के आरएम आ गए कि भैया नए बकरे मिले, 30-35 हजार तनख्वाह कमा रहे हैं, चलो इनसे इन्वेस्टमेंट कराते हैं. तो होता है, बैंक के टारगेट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट टारगेट्स होते हैं. तब है ना डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स ये सब नहीं होता था. बिल्कुल. तब आपको सिर्फ इंटरमीडियरी के थ्रू ही आप ले सकते थे. तो रेगुलर फंड, डायरेक्ट फंड जो होता है आजकल, तो वो रेगुलर फंड ही ले सकते थे आप. तो वो बैंक वाले आए जिन्होंने हमारा सेविंग्स बैंक अकाउंट खोला, उन्होंने हमारे को स्कीम बताई, देखो ये ऐसा ऐसा है, म्यूचुअल फंड है ये. मुझे म्यूचुअल फंड पता था, एसआईपी नहीं पता था. तो उन्होंने बोला आपको क्या करना है जी, आपको हर महीने एक अमाउंट डालना है, 1000, 2000, 3000 रुपए, और हम जो भी उस टाइम यूनिट का प्राइस होगा वो खरीदेंगे. तो मैंने मैथमेटिक्स करी, मैं यार इसको तो हार्मोनिक मीन कहते हैं. तो वो भी कंफ्यूज हो गए, तो सेल्स वाले थे.
बोले ये पता नहीं क्या हिब्रू बात कर रहे हैं। हाँ, तो मैं स्टैटिस्टिक्स वाला हूँ, तो मैं समझ गया ये हार्मोनिक मीन रुपी कॉस्ट एवरेजिंग जो कॉन्सेप्ट होता है उसकी बात कर रहे हैं, उसको नाम इन्होंने एसआईपी दिया हुआ है। हाँ, तो नामकरण किया हुआ था, मेरे को नाम नहीं पता था उसका, तो तब मैंने पहले दिन से इन्वेस्टमेंट चालू कर दी थी। आई वाज अच्छा। 23.5 जब मैंने एसआईपी चालू करी थी। अच्छा, अच्छा, उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैंने 2 एसआईपी करी, उसमें से एक एसआईपी 3 महीने बाद बंद हो गई, ठीक है। पता नहीं कुछ होगा हो गया, बैंक हाँ, का अकाउंट का हाँ, कुछ, हाँ, जो भी हाँ। हुआ होगा। और दूसरी वाली चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई, हम्म। वो चली करीबन 60 मंथ्स तक। अच्छा, हम्म। तब आपका ना लाइव कोई स्कोर नहीं आता था, ऐसा आप ऐप पे नहीं देख सकते थे, आज इतना गिर गया कल उतना चढ़ गया, तो मुझे पता ही नहीं मेरा पैसा कट रहा है 2000 रुपए महीना, ओ तेरी, अच्छा। याद ही नहीं है, क्योंकि मेरी सैलरी तब तक बढ़ के अच्छी हो गई थी, हम्म। लाख रुपए के आसपास हो गई थी महीने हम्म। की। तो मैं कहा ठीक है 2000 कट रहा है ठीक है कट कट रहा रहा है। होगा। तो एक दिन है ना ऐसे उसका फिजिकल स्टेटमेंट आया था 5 साल बाद, 2013-14 के आसपास। हम्म। मैंने देखा, मैंने चल खोल के तो देखे कितने पैसे हैं। तो मेरा इन्वेस्टमेंट था करीबन 1,20,000 के 20,000 रुपए का, आसपास, बिल्कुल और मेरा आउटकम जो था वो था करीबन 2.5 लाख के आसपास। 100% का रिटर्न 100% का रिटर्न आ गया। तो मैंने, हमारा ना एक टर्म होता है IRR या फाइनेंस में, तो मैंने फटाफट एक्सेल शीट खोली, मैंने एक्सेल में चैंपियन था तब डाला, हाँ। और देखा, मैंने यार 19% IRR आ गई। मैंने दिमाग नहीं लगाया, कभी देखा नहीं क्या हो रहा है। हाँ, FD 7% देती है, मेरा खुद का जो पोर्टफोलियो मैंने फालतू स्टॉक्स लिए थे वो सारे फालतू हैं, अभी भी कुछ नहीं हुआ हम्म, उसमें, हम्म, क्योंकि स्टॉक्स आप कभी अच्छे लेते ही नहीं हो, आप हमेशा टिप वाले स्टॉक्स लेते हो। हाँ, या। आपको लगता है मेरा 10x हो जाए 20x हो जाए, तो आप बड़े बड़े स्टॉक्स लेते ही नहीं, आप सोचते छोड़ यार ये तो धीरे धीरे बढ़ेंगे, कोई ऐसा हाथ लगे कि झपट्टा लगे कि एक ही बार में 10 गुना हो जाए, हम्म, तो आपके स्टॉक सारे नीचे थे मेरे। हम्म, मतलब ये अच्छा है। तो उस दिन के बाद मैंने स्टॉक्स लेना कर दिया बंद, और प्योर एसआईपी पे शिफ्ट कर गया। सो पिछले 10-11 साल से मैं रेगुलरली एसआईपी कर रहा हूँ। मैंने 5-10 हजार से स्टार्ट की थी, हम्म। और आज मैं करीबन 50 लाख रुपए साल की एसआईपी करता हूँ, 4 लाख रुपीज पर मंथ। अरे आज भी वाह। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और स्टॉक से अच्छा इनकम कमा लेते हैं, और उन्हें लगता है कि एसआईपी में तो हमें एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फीस देनी पड़ती है हर महीने, तो एसआईपी इज बेटर और स्टॉक इक्विटी इज बेटर। देखिए, डिपेंड करता है आप कौन हो। सो मैं ये मानता हूँ, मैं सीएफए हूँ, हम्म, और मेरे पास ऑफिशियल स्किल है टू आइडेंटिफाई स्टॉक, बट फिर भी मैं डायरेक्टली नहीं करता। उसका रीजन ये है क्योंकि मेरे पास नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और टाइम तीनों नहीं है। तीनों नहीं है। ठीक है, सो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन और टाइम नहीं है। नॉलेज तो है कि कैसे आइडेंटिफाई हाँ, करते हैं, पर ठीक है। इन्फॉर्मेशन, बहुत अब देखना पड़ेगा। अचानक से आपने देखा कल क्या हुआ, अडानी हाँ, का yes, क्रैश आ गया, तो अब वो मेरे कंट्रोल में नहीं है ना, तो मेरे को नहीं पता कैसे रिएक्ट करना। बाय चांस मैंने 3,000 में स्टॉक खरीदा होता और आज वो 2100-2200 हो गया, तो मैं कैसे रिएक्ट करूं? हाउ एम आई सपोज्ड टू रिएक्ट? शुड आई होल्ड? फिर मैं 50 लोगों को फोन करूंगा, अरे आशीष सर क्या करूं क्या करूं क्या करूं? आशीष सर बोलेंगे अडानी ये कौन है, छोड़, मेरे को पता नहीं है। दुर्वेश बोलेगा मैं अपनी प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूं। तो मैं किसको फोन कर करके पूछूं यार? अच्छा, जो भी आंसर करेगा अपने गेस वर्क के हिसाब से करेगा। हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं क्यों इस सब चक्कर में पड़ूं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हाँ। अभी पीछे 27 सितंबर को इस साल 2024 में निफ्टी ने अपना टॉप बनाया, ठीक है। वहां से लेके आज तक, आज हम बैठे हैं करीबन लेट्स से 20th नवंबर 21st नवंबर के आसपास, निफ्टी हैज फॉलन डाउन बाय 10%, 10% डाउन चला डाउन चला गया। अब आप आगे की इंफॉर्मेशन सुनना और मजा आएगा आपको। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस गया। हाँ जी, 20% गिर गई है। ओ। देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी HUL 22% गिर गई है। देश की सबसे बड़ी पेंट्स कंपनी एशियन पेंट एशियन पेंट 25% गिर गई है। ठीक है, मिड कैप स्टॉक्स में एक होनासा करके कंपनी है, मामाअर्थ जिसका ब्रांड है, वो करीबन 52% गिर गई है, 52%। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम 27 सितंबर। या इन लास्ट 1 मंथ ओनली, 2 मंथ्स। तो आप क्या देख रहे हो कि एक बास्केट है निफ्टी का, वो गिरा है 10%, पर इंडिविजुअल स्टॉक्स गिर गए बड़े बड़े 50%, 20, 30% गिर गए। हाँ। अब अगर मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स ले लेता तो ज्यादा डाउन तो ज्यादा डाउन था। अब मुझे नहीं, अच्छा निफ्टी गिरा तो मुझे पता है निफ्टी किसी दिन वापस आएगा, वो बास्केट है। हाँ जी, तो मैं नीचे गिरता है फिर खरीद लेता हूँ, नीचे गिरता है फिर खरीद लेता हूँ, मैं एवरेज कर सकता हूँ। ओके। अब रिलायंस गिर रहा है फॉर एग्जांपल, तो मुझे नहीं पता कौन से पॉइंट पे एवरेज करना है, कितना गिर सकता है। निफ्टी तो मुझे पता है ना कि वो आ ही जाएगा ऊपर किसी दिन। रिलायंस कब आएगा, कैसे आएगा, कितने टाइम, क्योंकि मैं आपको जैसे बताता हूँ, यूनिलीवर पिछले 3.5-4 साल से 2300 से 2800 के बीच में, हाँ, बस यही रेंज पे चल रही है। पिछले 3 साल से, 3 अब तो 4 हो गए होंगे, 3.5-4 साल हो गए होंगे कि एक ही रेंज में चल रही है। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है ये सब आइडेंटिफाई करना। मेरे को मल्टीबैगर आइडेंटिफाई नहीं करना आता। अच्छा, अगर बाय चांस आइडेंटिफाई कर लिया, वो 20% बढ़ गया, मैंने फटाफट उसको बेच दिया, तो और नीचे चला गया तो होल्ड कर लिया। अब किसी ने मामाअर्थ खरीदा हो, उसके 50% नीचे, वो क्या डिसीजन लेगा बताओ? उसके रुकेगा। अब जब मामाअर्थ वापस आएगा उस प्राइस पे, तब वो बेच देगा सेम प्राइस पे, तो उसके तो 4 साल खराब हो गए, 3-4 साल हो गए। हाँ। तो ये इतनी चीजें हैं इन्वेस्टमेंट्स में जो आपको, मेरे को डर लगता है जिससे, तो मैं अपने आप को दूर रखता हूँ। मतलब भैया इंडेक्स में डालो, म्यूचुअल फंड में डालो, बास्केट स्ट्रेटजी होती है। हाँ। हर स्टॉक जीरो, मेरे ना कुछ 4 स्टॉक जीरो हो चुके हैं पहले, मैंने जो खरीदे थे। गीतांजलि जेम जीरो हो गया, DS कुलकर्णी जीरो हो गया, DHFL जीरो हो गया, सिंटेक्स प्लास्टिक जीरो हो गया, BCG जीरो हो गया,
सब ऐसे जीरो हो गए। जीरो मतलब कुछ तो जीरो ही हो गए, कुछ बहुत ही पेनी रह गए। जितना पैसा लगाया था बिल्कुल ना के हाँ बराबर जीरो हो गया। जेट एयरवेज था वो जीरो हो गया, मतलब जो भी हम्म, छोटा मोटा रह गया हम्म। 10% रह गया, 90% गिर गया। तो मैंने इतना लॉस देख लिया ना डायरेक्ट स्टॉक्स में कि मैं अब सोचता हूं कि यार ये सबसे दूर रहो, अपने को म्यूचुअल फंड ने जम के पैसा दिया है, उसी पे डालते रहो डालते रहो डालते रहो डालते रहो, वही बना के तो ये देगा। म्यूचुअल फंड में खतरा नहीं है? म्यूचुअल फंड में जीरो नहीं होता ना, अच्छा, बास्केट है। हम्म। अब बास्केट में 50 स्टॉक्स है, एवरेज हो जाएगा। 60 स्टॉक है, एक गिर गया जीरो हो गया, बिल्कुल। पर वो 49 पूरे बास्केट average को कर जीरो नहीं देंगे। लेके जा सकता। पोर्टफोलियो है Yes, पूरा का पोर्टफोलियो पूरा। है। अच्छा वो पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है एक एक्सपर्ट आदमी बैठा हुआ है, वो हम्म, एक्सपर्ट आदमी का रोज का काम है, वो मार्केट के अंदर बैठा है, उसको खबर मिल जाती है। वो अच्छा उसमें इमोशंस नहीं है, उसको पता है कैसे एग्जीक्यूट करना है। वो 16 साल से यही काम कर रहा है, 20 साल से यही काम कर रहा है। फंड हाँ, मैनेजमेंट का पूरा रिसर्च टीम बैठी हुई है, उसको पूरी समझ गए। रिसर्च देती है। तो इतना बड़ा इकोसिस्टम है जिसके लिए मैं उसको क्या दे रहा हूँ, 0.5%, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं दे रहा। मैं अपना काम करूंगा ना, मैं अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाऊंगा, मैं अपना बिजनेस सही बात है। करूंगा, वो सब मैं उस पर फोकस करूंगा। सही बात है। तो ये काम मैंने जिसको साझा, वो कहते हैं ना जिसका काम उसी को साझा, सजे। उसको दे दिया। और मैं दूसरा आपको एक करे बात तो बताता लंका हूँ बाजे। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, हाँ। एक्टिव इनकम में आपका आउटकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इनपुट। इनपुट या करेक्ट, बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट्स में योर आउटकम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर इनपुट। अगर आप कम मेहनत करोगे तो आप ज्यादा पैसे कमाओगे। इसका उदाहरण देता हूं। वॉरेन बुफे ने सबसे पहला लाइफ का शेयर खरीदा 11 साल की उम्र में $114 का। ठीक है। उसके बाद से रिसेशन आ गई, ग्रेट डिप्रेशन आ गया, वर्ल्ड वॉर 1 आ गया, वर्ल्ड वॉर 2 आ गया, एक प्रेसिडेंट का मर्डर हो गया जॉन एफ कैनेडी का। उसके बाद बहुत सारे प्रेसिडेंशियल चेंजेस हुए, बहुत सारे ब्लैक स्वॉन इवेंट्स हुए, ब्लैक मंडे, ब्लैक फ्राइडे, जाने ये कितना वो हुआ। कोविड 2008 सब कुछ आ गया। आज वो $114 का जो शेयर है $4.5 लाख का, $114 का $4.5 लाख है। कैलकुलेशन कर लेना भाई, अपने आप कर लेना, ठीक है, टाइम है, लग गया 80 साल। मैं 80 साल छोड़ो, आप 20 साल तो निवेश करो यार, 25 साल तो निवेश करो। तो मुझे जब इतना कॉन्फिडेंस है कि लॉन्ग टर्म में वैल्यू बढ़ती ही बढ़ती है, तो मैं क्यों स्ट्रेस लूं यार, मैं क्यों दिमाग लगाऊं? बिल्कुल सही दिमाग बात लगाने के लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल। मुझसे थोड़ा पैसे ले लेते आप अपने पेंशन की तैयारी कर रहे हो बिल्कुल मजे से। हैं। ऑब्वियसली मैं तो कर चुका हूं। है। तो एसआईपी का नाम रख दे, संजय इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ ये भी कर सकते हैं। नहीं ऑलरेडी है, नहीं एक्चुअली SWP है, SWP संजय है, विड्रॉल प्लान है। विड्रॉल प्लान है। अच्छा, तो ये क्या बात है। SIP और SWP दोनों में क्या फर्क है? SIP पेड़ उगाना है, SWP फल खाना है, हाँ, सिंपल सी बात है। SIP पेड़ उगाया आपने, हाँ। अब उस पे फल लग रहे हैं, हाँ जी। आप हर सीजन फल खाओ, हर सीजन आम खाओ बढ़िया से। और इस साल 100 आम खा रहे हो, अगले साल 105 आम खाओ, उसके अगले साल 110 आम खाओ, उसके अगले साल 120 आम खाओ। तो SWP जो है वो जनरेशनल आपको वेल्थ देती है। बेसिकली SIP में आप पैसा डाल रहे होते हो, डालते हैं। SWP में आप विड्रॉ कर रहे होते हो। अच्छा। मेरे एक अंकल है, और ये रियल स्टोरी है, मतलब हम्म। काफी लोग, मेरे को पता है मेरी SWP वाली एक रील बहुत वायरल हुई, तो हम्म। बहुत लोगों ने ऊट पटांग उस पर कॉमेंट्स भी किए, हम्म, रिस्क ऑफ सीक्वेंस ये सब बोला, और काफी लोग जेन्युइन भी बात कर रहे थे उसमें। मैंने थोड़ा ओवर सिंप्लीफाई किया था चीजों को। मेरे एक अंकल है, उन्होंने 14 एंड में रिटायर हुए। उनके पास 1 करोड़ रुपए था, गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए थे। ठीक है। धीरे धीरे उन्होंने कॉर्पोरेट बिल्ड किया, उन्होंने एक म्यूचुअल फंड में डाल दिया। ठीक है, उन्होंने ये सोचा कि इसमें से मैं महीने का 50,000 रुपए निकालूंगा और हर साल अपने आप को 7% का इंक्रीमेंट दूंगा, इन्फ्लेशन 7% है। तो पहले साल 50,000 निकालेंगे हर महीने, फिर 53,500 निकालेंगे, फिर ऐसे करते करते बढ़ाते रहेंगे। 10 साल से वो फंड चल रहा है। 10 साल में 4 साल मार्केट साइडवेज रही है, 2020 का क्रैश आया और उसके बाद ये बुल रन आई, सब कुछ आ गया। हाँ जी। क्रैश भी आया, साइडवेज भी हुई, बुल रन भी हुई। 10 साल एक अच्छी अवधि होता है मार्केट को चेक करने के लिए। आज वो 50,000 की जगह 1 लाख रुपए विड्रॉ करते हैं, बढ़ते 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 आज वो 1 लाख रुपए। 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए ना। 10 साल हो गए। आज तक पिछले 10 साल में उन्होंने 80 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया। 1 करोड़ का ओपनिंग हाँ कॉर्पस जी था, बिल्कुल। 80 लाख रुपए विड्रॉ कर चुके हैं। ठीक है। आज महीने का 1 लाख रुपए विड्रॉ कर रहे हैं और कॉर्पस 3.25 करोड़ का है। अरे वाह, कॉर्पस 3.25 करोड़ आंख का। खोलने वाली बात है। यस, दिमाग खोलने वाली बात है, आंख खोलने वाली बात है। ये फैक्ट है, विद डेटा है मेरे पास। ये मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी, विद डेटा है कि अब आप सोचो एक ऐसी नौकरी जिसमें आपको ऑफिस नहीं जाना, बॉस की शक्ल नहीं देखनी, काम नहीं करना, साल का 7% इंक्रीमेंट मिलेगा और आपका जो बेस है वो इतना बड़ा है कि आपके पूरे परिवार को, आपके आगे वाली जनरेशन को आते हुए कमा के देगा। मतलब मरते दम तक खाओगे और उसके बाद बच्चों के लिए छोड़ के जाओगे। वाह, और ज्यादा छोड़ के जाओगे, ज्यादा छोड़ के जाओगे। अब अगर आपको इतनी नॉलेज आ जाए आशीष जी, तो आपको क्यों स्ट्रगल करना है रोजमर्रा? क्यों सही आपको बात है। रोज शेयर खरीदना है? क्यों आपको रोज शेयर सही बेचना है? बात है। आराम से इन्वेस्ट करो, और ये बाकी गेम ही आराम का है। बाकी कुछ और करने की भी जरूरत नहीं। आप अपना एक्टिव इनकम का काम करो ना, काम आपने करो। एजेंसी चला रहे हो, आप अपनी एजेंसी बेटर करो, आप अपना फ्रेंचाइज का काम कर रहे हो, आप उसको स्केल करो। दैट इज वेयर यू कैन गेट मोर इनकम, एंड मोर इनकम मींस मोर पैसिव इनकम।
क्या बात बाबू लोग ये धनंजय 4 बार सुन चुका है, बोले संजय सर। तो सर आज दुनिया में एक तरफ आपने SIP, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इन सारी चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अबंडेंस इसकी बात कर रहे हैं कि यार हमारे पास तो बहुत अथाह है पैसे की, है ना, जितना पैसा चाहो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो। तो जब इतना पैसा मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हम खर्चे पे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, बजटिंग पे क्यों ध्यान दें? जैसा कि एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर भी हैं, वो कहते हैं पैसा इतना कमाओ कि बजट की टेंशन ही ना लेना पड़े। बहुत बढ़िया। देखो मैं आपको एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर से एग्जाम्पल देता हूँ कि एक बार मैंने एक फोटो देखी कि मुकेश अंबानी जी उधर गए हुए हैं, सिद्धिविनायक मंदिर, बॉम्बे का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत मंदिर, और मैं खुद वहां पैदल जाता था घर से, साल में एक बार जब मैं बॉम्बे रहता था, आई यूज्ड टू वॉक, 17 किलोमीटर का मेरा वॉक होता था। तो वो ऐसे भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, तो किसी ने नीचे कैप्शन लिखा कि ये भगवान से पूछ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। एक्चुअली ट्रू है। कितना डोनेशन दूं। तो माफी है मेरी, ऐसा नहीं है कि गणपति जी को कौन क्या दे देगा, सही बात है, वो तो शुभ लाभ के मालिक हैं और धनलक्ष्मी के मालिक, रिद्धि सिद्धि के मालिक है। तो बट एट द एंड ऑफ द डे वो एक कैप्शन था। नाउ लेट अस कम टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्सेस बजटिंग, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज प्रिपेयरिंग योर माइंड टू थिंक बिग, थिंक अबंडेंट, उसमें कोई गलती नहीं, मैं खुद लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत बिलीव करता हूँ। पर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में किया दुर्वेश की भाई मेरे पास एक 100 करोड़ रुपए का कॉर्पस होना चाहिए आफ्टर 7 years 8 years, और उसके बाद चद्दर डाल के सो गए, आएगा क्या? नहीं, बिल्कुल। सो अट्रैक्शन विदाउट एक्शन इज टाइम पास, ठीक है? इफ यू अट्रैक्ट देन यू हैव टू एक्ट। अब वो एक्ट क्या है? एक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी ने सिखाया इस दुनिया का, तो वो फंड मैनेजर्स ने सिखाया, फाइनेंस में सिखाया, क्योंकि फाइनेंस में एक कंसेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। आपका गोल है जी मुझे 3 साल बाद रेंज रोवर चाहिए, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे 3 साल बाद रेंज रोवर चाहिए, आपने लिख दिया, वो विजन बोर्ड बना दिया, वही LOA वही होता है। आप विजन बोर्ड्स बनाते हो, ग्रेटिट्यूड करते हो, उसके बाद सोचते हो, अपने आप को इमेजिन करते हो कि मैं गाड़ी में चला रहा हूँ, मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड, वाइफ एंड गर्लफ्रेंड दोनों बैठी हुई हैं, ठीक है? आप नहीं होगे उस गाड़ी में। तो so these are the things you do, but at the end of the day how do I reach to that goal is a plan। कि ठीक है जी मैं इतनी इनकम करूंगा, उस इनकम में से मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा तो वो इतना रिटर्न्स दे सकता है हिस्टोरिकली, तो मैं 5 साल 3 साल 4 साल बाद जाके जो भी टाइम फ्रेम है मैं अपनी गाड़ी अचीव करूंगा। तो यानी कि अट्रैक्शन के साथ जो एक्शन है, क्योंकि अट्रैक्शन फाइनेंस से आता है बॉस, पैसे इसके बिना तो आएगा नहीं, कुछ नहीं। आप सोचो आप अबंडेंट हो, उसके बाद एक्शन नहीं लो तो कैसे चलेगा? अब रिलायंस की हम बात कर रहे थे, मुकेश अंबानी जी की, तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के बाद उधर पिन टू पियानो हर चीज का बजट है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही चल रहे हैं मस्ती में कि अट्रैक्शन है, ओ माय गॉड मेरी तो कुएं चल रहे हैं तेल के हबीबी, वहां से आ जाएगा पैसा। उनका क्लियर बजट होता है, कैसे कंपनी चलेगी, कितना पैसा कहाँ जाएगा, कितना एम्प्लॉइज को जाएगा, कितना फैक्ट्री में जाएगा, कितना इंटरेस्ट पे जाएगा, कितना रीपेमेंट पे जाएगा, एक बजट बना होता है। तो वो भी बजटिंग करते हैं, वो बजटिंग करते हैं, हम नहीं करते। अब गधा कौन है हमें डिफाइन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें, बिल्कुल ठीक है। नहीं, ही इज एन ओवर परफॉर्मर, और ना उनके अबंडेंस की कोई कमी है, ठीक है ना? अबंडेंस ही अबंडेंस है, 5-5 हजार करोड़ की शादी कर देते हैं। सो पॉइंट इज कि अबंडेंस होनी चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए, पर उसके साथ प्रेपरेशन और एक्शन बहुत जरूरी है, जो आपको फाइनेंस से मिलता है। अगर आप राइट बजटिंग करो, राइट इन्वेस्टमेंट्स करो, एक रोड मैप बनाओ, एक पाथ बनाओ। वॉरेन बफे कहते हैं अ फूल विद अ प्लान इज बेटर देन एन इंटेलिजेंट पर्सन विदाउट अ प्लान। यानी अगर एक गधा आदमी है पर उसके पास एक प्लान है, तो वो अपने गोल्स को जरूर अचीव कर लेगा। पर एक बहुत सुपर स्मार्ट आदमी है जो भाई साहब सब कुछ आता है उसको और उसके पास प्लान नहीं है, तो वो कुछ नहीं अचीव कर पाएगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। मैं पर्सनली उसको सब्सक्राइब करता हूँ, बहुत पॉजिटिवली सब्सक्राइब करता हूँ, क्योंकि जब तक आप उसको विजुअलाइज ही नहीं करोगे, देखोगे ही नहीं, तो आप अचीव कैसे करोगे? पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन विदाउट एक्शन इज ओनली टाइम पास। क्या सर, पैसा कमाना बहुत हम लोग सीख गए हैं आज, ज्यादातर कोचेस ने, ज्यादातर इन्फ्लुएंसर्स ने, मोटिवेशनल स्पीकर्स ने, बिजनेसमैन ने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सिखा दी है कि पैसा आएगा कहाँ से। बजटिंग इज इंपॉर्टेंट, ये तो आपने बता दिया, बट अब वो पैसा जो हमने कमाया है उसको हम मैनेज कैसे करें, कैसे उसको फाइनेंशियल प्लानिंग करें, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, बाल्टी सिस्टम करो, बाल्टियां भरो। एक बाल्टी रखी है आपने, वो बाल्टी इमरजेंसी फंड की है, उसको भर दो। इमरजेंसी फंड क्या है भाई? कल को
विपदा आपदा आ गई, कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उसके लिए आपने एक फंड बना के रख दिया। इट कुड बी एनीथिंग, आपके खर्चों का 6 महीना 9 महीना 12 महीना। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो तो मुझे ऐसा लगता है 12 महीना आपके पास होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए खर्चों। बिल्कुल सही बात है। और खर्चों में भी ना सारे खर्चे नहीं पकड़ते हैं, एम्प्लॉय की खर्चे, मतलब वो खर्चे जब आपकी प्रॉब्लम होगी तो कुछ खर्चे तो आप मना ही कर दोगे, बेयर मिनिमम जो हाँ, आपके खर्चे होने जो हैं। बेयर मिनिमम एग्जिस्टेंशियल खर्चे हम होते हैं। कहते हैं हाँ। फिक्स एक्सपेंस और वेरिएबल हाँ, एक्सपेंस। फिक्स में भी कम कर सकते हो ना आप। अगर भाई आपका ऑफिस आज हाँ। 20 लोगों का, आपके पास टीम अब उस दिन 4 लोगों की रह गई, तो आप ऑफिस थोड़ी 20 लोगों का बढ़ा के चलोगे, सही बात है। बिल्कुल। तो आप छोटा कर दोगे छोटा ऑफिस। ऑफिस कर दो। तो आप उस टाइम सोचते हो कि यार बेयर मिनिमम ऑपरेशंस मेरे इतने में चल जा सकता हूं मैं कल को, तो इसका 12 महीना तो मेरे पास होना ही चाहिए, बेयर मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया, एक बाल्टी भर गई। अब इस बाल्टी को भरने के बाद आपका माइंड हो जाता है फ्री कि भाई चल अब अपने रिस्क अवर्स हो गए, अब खुल के खेलते हैं। अब दूसरी जो बाल्टी है आपकी, वो है आपको अपने आप को सिक्योर करना है, जो इंश्योरेंस है। तो अगर आप पे कोई डिपेंडेंट्स हैं, आपकी फैमिली है, आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, डिपेंडेंट्स है, तो एक इंश्योरेंस लाइफ की होनी चाहिए कि कल को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो। और अगर नहीं है तो एक बार लाइफ इंश्योरेंस साइड में रखो, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लो, जो तुरंत खर्चा आ गया, ताकि वो इमरजेंसी फंड ना खपत हो जाए। और ये जो लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस है वो एक अच्छा अमाउंट का होना चाहिए, 10 लाख 20 लाख। जैसे मेरी जो हेल्थ इंश्योरेंस है, मगर वो इंटरनेशनल भी कहीं कुछ हो जाए तो मेरे को टेक केयर कर लेती है, चाहे उसके लिए मैं 10,000 रुपए साल का फालतू दे देता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी खुद की लाइफ है ना, जैसे जैसे आपका स्तर ऊपर होगा, आपको अपनी लाइफ की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है। आपके लाइफ स्टाइल के हिसाब से आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। बिल्कुल, आपकी लाइफ की वैल्यू के हिसाब से आपकी लाइफ इंश्योरेंस होनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस। आपकी वैल्यू कितनी है कमाने? देखो कुछ लोग क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, कुछ कंपनीज में जब निवेशक आते हैं ना, तो वो वहां पे की मैन इंश्योरेंस कराते हैं कि जो की मैन है कंपनी का, जो मालिक है वो की मैन है, कल को वो कुछ हो गया, कंपनी चली गई, तो उसका इंश्योरेंस बहुत बड़ा होता है, 10 करोड़ 50 करोड़ 30 करोड़, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द कंपनी। तो आप की मैन हो अपने लिए। अब की मैन हो गए, आप अभी 1 लाख की इनकम पे हो, तो आपकी वैल्यू कम है, तो आप उस हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस लो। कल को आप 20 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, तो आप चाहते हो ना यार कि मैं सुपर सिक्योर रहूं, कल को मुझे दुबई में कुछ हो तो वहां से एयर एम्बुलेंस आए, इंडिया लेके आए, मेरे को बेस्ट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिले, या फिर वहीं बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिले, तो ये इसके लिए मैं 20,000 रुपए फालतू देने को तैयार हूं। सो दैट इज योर हेल्थ इंश्योरेंस। अब आपने दोनों तरफ से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है। तीसरी चीज दोस्त, अपने आप को तनख्वाह देना सीखो, चाहे 20,000 रुपए महीना दो, बिजनेस अलग है, तुम अलग हो। अपने आप को तनख्वाह दो, 20,000 दो, 30,000 दो, 50,000 दो, जो देना है दो, पर अपने आप को तनख्वाह दो। मैं भी आज अपने बिजनेस से तनख्वाह लेता हूँ, आई टेक इनकम, और मेरे पर्सनल एक्सपेंस उसी से होते हैं, या मेरी पर्सनल SIPs उसी से होती है। तो मैं बिजनेस से इनकम लेता हूं कि भाई मैं इतनी इनकम लूंगा ही लूंगा अपने बिजनेस से, बाकी बिजनेस पे छोड़ देंगे ग्रोथ के लिए। मैं नहीं कह रहा अनाप शराब लो, अगर आपका बिजनेस ग्रोइंग स्टेज में है तो आप कम ले लो, इनसे अपने लिए इंसेंटिव बांधो कि यार मैंने अगर इतना रेवेन्यू हिट कर दिया तो साल के अंत में इतना और ले लूंगा। पर आप अलग हो, व्यवसाय अलग है। इंडियन बिजनेसमैन की सबसे बड़ी गलती ये होती है, इन दोनों को सब कुछ एक है, कर देते हैं। अपने गले से उठा लेता है, बोलता है ये तो मेरे घर का है, कभी कभी घर का पैसा बिजनेस में डालता है, बिजनेस का पैसा घर में डालता है, ये सब चलता रहता है उसका सर्कस। तो इससे ना कभी भी वो बकेट नहीं कर पाता कि मेरा बिजनेस कैसा कर रहा है और मैं पर्सनली कैसा कर रहा हूँ, सब कुछ खिचड़ी हो जाती है पूरी। तो अपने बिजनेस को अलग कर दो, अपनी तनख्वाह लो बिजनेस से, बहुत दो अलग अलग सेपरेट अकाउंट है। और इसके बाद अपने पर्सनल पैसों से खर्चे निकाल के इन्वेस्ट जरूर करो, SIPs के थ्रू करो, जो भी आपको पसंद आता है, जो भी आपको समझ आता है उसके थ्रू आप इन्वेस्ट। अब तो SIP पसंद आ रही है, SIP पसंद आ रही है आपको सुनने के बाद SIP करेंगे। सर कई सारे बिजनेस ओनर्स ऐसा मानते हैं कि हम लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करें, हमारा बिजनेस ही हमें बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। सही बात है, तो हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है। आज सपोज करो मेरा बिजनेस 1 करोड़ का है, आने वाले 5 साल में मेरा बिजनेस ही 100 करोड़ का हो जाएगा, 100 टाइम में अपने बिजनेस को ले जाऊंगा, तो मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करूं? देखिए मैं वापस बता रहा हूं, आप अलग हो, बिजनेस अलग है। हमारे यहाँ सबसे अंडरप्लेड चीज होती है रिस्क, इसलिए लोग ना इमरजेंसी फंड बनाते हैं, ना इंश्योरेंस लेते हैं, ना अपनी तनख्वाह लेते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वो अपुनिज भगवान है, अपने को कुछ गलत हो ही नहीं सकता। और टाइम एंड अगेन ये प्रूव होता रहा है, चाहे वो अनिल अंबानी के साथ हो, चाहे वो सिद्धार्थ वो जो अपने कैफे कॉफी डे के मालिक के साथ हो, सुभिक्षा के साथ हो, किसी भी एंटरप्राइज के साथ हो, बड़ी बड़ी एमटेक ऑटो खत्म हो गई, कितनी कंपनीज खत्म हो गई जो आप सोच नहीं सकते थे। जैसे कहते थे ना टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता, डूबी बिल्कुल। तो वो मस्ती कर रहे थे, बोले हाँ घुमाओ साला फुल स्पीड कर दो, हम डूब ही नहीं सकते। एक आइसबर्ग आया तनादन ले खत्म, तो कोई भी डूब सकता है। इसलिए ये सिस्टम्स बना दो। मेरी कंपनी का नाम है प्रॉफिट्स फर्स्ट, तो प्रॉफिट्स फर्स्ट, हमेशा प्रॉफिट्स को फर्स्ट करो, अपने प्रॉफिट्स को ले लो और उसको निवेश करो। तो कल को समझो खुदा ना खास्ता आपका बिजनेस खत्म हो गया, कुछ प्रॉब्लम होगी, आपका यहाँ पे तो एक म्यूचुअल फंड चल रहा होगा ना जो आपको कुछ दे देगा,
यहाँ पे तो एक निवेश बन चुका होगा आपका, कुछ जो वैल्यू का होगा, इमरजेंसी फंड होगा आपके पास, नहीं तो ऐसा स्ट्रेस आप हैंडल नहीं कर पाओगे। आज आप उस स्ट्रेस को सोच भी नहीं सकते हो, सही बात, क्योंकि आपने कभी देखा नहीं है। मैंने तो बहुत व्यवसाय देखे हैं जो ऐसे जा चुके हैं। रियल एस्टेट में था मैं, 2014 का टाइम रियल एस्टेट में सबसे खराब टाइम था इस दुनिया का। 16 सॉरी, जब वो डिमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी आया, रेरा आया, और खत्म हो गई कंपनियां उसके बाद। क्यों खत्म हुई? लेवरेज ज्यादा था, प्रमोटर ने फंड्स अपने सेपरेट नहीं किए हुए थे, इन्वेस्टमेंट्स नहीं रखी हुई थी, 100% पैसा बिजनेस पे लगा हुआ था। तो ये बेसिकली है, आप बिजनेस को भी फंड करो, बिजनेस को भी ग्रोथ करो, पर साथ साथ अपने आप के लिए एक अलग धीरे धीरे छोटा छोटा कैपिटल बनाते रहो। सर क्या आप फिक्स एसेट में बिलीव करते हैं? घर बनाना, गाड़ी लेना, या फिर कोई और फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करना, या फिर आप SIPs या फिर ऐसे इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं? देखिए, मुझे मेरे पैसे को ऑप्टिमाइज करना है, और मुझे अगर कहीं पे डील ठीक नहीं लगती तो मैं नहीं लेता। और अगर मुझे रियली घर वर लेना है या कोई ऐसा एसेट लेना है जो मेरे लिए बहुत अच्छा कैश फ्लो यील्डिंग एसेट नहीं है, तो मुझे फिर मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, मेरा घर मेरे पूरे कॉर्पस का 20% से ऊपर का नहीं होना चाहिए। तो अगर मेरा 10 करोड़ का कॉर्पस है तो 2 करोड़ से ऊपर का घर मैं नहीं लेना चाहता, ताकि फिर मेरे को पता ही ना चले। अब प्रॉब्लम ये है, लोगों के पास 20 लाख रुपए का कॉर्पस होता है, वो 2 करोड़ का घर लेना चाहते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, लाइव उदाहरण देता हूँ। मैंने जब जॉब चालू किया 2008 में, तो जो घर में मैं बॉम्बे में रहता था, मेरे फादर का घर है, वो घर मैं उधार के साथ भी नहीं खरीद सकता था, उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा थी उस टाइम पे। वो घर में उधार भी, मतलब मैं अपना पैसा डालता तो उधार ही नहीं मिलता, मेरी तनख्वाह इतनी नहीं थी, मैं एलिजिबल ही नहीं था वो घर लेने के लिए। कट टू टुडे, मैं उस घर को अपने पैसों से कैश में विदाउट लोन 5 बार ले सकता हूं। आज वो घर जो मैं 16 साल पहले लोन नहीं मिलता था मेरे को उतना, आज मैं 16 साल में अपने आप को इतना ग्रो कर लिया, अपने कैपिटल को इतना ग्रो कर लिया कि मैं उस घर को कितनी बार? 5 बार अपने पैसों से खरीद सकता हूं, बिना लोन लिए। फिर तो सर जॉब वाले जो मिडिल क्लास लोग हैं, लाख रुपए से कम सैलरी है, उनको घर के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। देखो, आप सोच ही कैसे सकते हो? पहले लोग बोलते हैं ना सर, घर इमोशनल वो है, कि घर एक इमोशन है। मतलब इमोशन के लिए भी औकात होनी चाहिए। ट्रू, औकात तो बनाओ पहले अपनी। इमोशन दूर की बात है भाई। आज आप नोएडा में रहते हो सर, आप जिस सोसाइटी में रहते हो उसमें 2 बेडरूम कितने का है? 1 करोड़ से ऊपर का। 1 करोड़ है, 1 करोड़ मान लेते चलो, ठीक है। पहले तो आप 10 लाख रुपए सरकार को दोगे, 5% स्टैंप ड्यूटी, 5% GST, ठीक है। अगर रेडी घर होगा तो भी 5% दोगे, 5 लाख सरकार को दे दो। 1 करोड़ जो आपने कमाया उस पे 30% टैक्स भी दो, और पहले दे चुके हो, यानी वो 1 करोड़ लाने के लिए 1.5 करोड़ कमाना पड़ेगा। अभी मैं बीच में टोकूंगा सर, आपको भी घर लिया मैंने, और आपकी कोई वीडियो देखकर दुर्वेश और मैं डिस्कस कर रहे थे, बोला भैया आपने ये क्या किया? 1.5-2 करोड़ का घर लिया, 10% रिटर्न भी आता तो 2 करोड़ 20 लाख रुपए घर में आते, और रेंट भी देते तो आपको कितना जाता? मुश्किल से 2-3 लाख रुपए महीने का। और मेरा सर का तो मेरा ऐसा मानना है कि 20s में फॉर एग्जांपल, जब आप यंग हो तब तो कैपिटल ब्लॉक करने का मतलब बिल्कुल ही मतलब सेंस ही नहीं है खरीदने का। और मैं मानता हूं मैं आज भी यंग हूं, तो मैं आज भी नहीं ब्लॉक करता। चलो मेरी उम्र हो गई है, मैंने ले लिया। तो बट आप मैजिक समझ रहे हो, जो घर में उधार के साथ नहीं खरीद सकता था, मैंने अपने ऊपर मेहनत की, अपने कैपिटल को ग्रो किया, ताकि आज वो घर में 5 बार खरीद सकता हूं अपने कैपिटल से। तो आपका घर उतनी तेजी से अप्रिशिएट नहीं करेगा जितना आप अप्रिशिएट करोगे। अगर आपने अपने आप को बांध लिया, भाई अगर आपकी 1 करोड़ का घर, 80 लाख का लोन, 80 लाख का लोन, 64,000 की किश्त, 64,000 की किश्त मतलब मिनिमम 1.5 लाख की सैलरी। बताओ जी, साल में कितनी लोगों की 18 लाख की सैलरी है? बहुत कम। तो फिर कैसे अफोर्ड करोगे? बात ही इमोशन, औकात बनाओ पहले यार। इमोशन को क्या अचार डालोगे? हाँ, अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख है, आप वो घर नहीं ले सकते, आप उस 1 लाख में से 10,000 रुपए के कोर्सेज करो, अपने आप को अपस्किल करो, ग्रोथ करो, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करो, राइट इवेंट्स पे जाओ, तो आपकी 1 लाख की तनख्वाह 10 लाख हो जाएगी, उस दिन ले लेना। और आज रेंट पे सर बहुत सस्ता भी पड़ता है। रेंट 2% है। अच्छा, बैंक, आप बोलते हो घर मेरा हो गया, घंटा तुम्हारा हो गया, बैंक का है वो 20 साल तक, जब तक EMI जब तक आप EMI चल 3 EMI मत दो, देखो फिर क्या होता है। याद आ जाए, आपको पता चलेगा असली मालिक। एक्चुअली में बैंक को हम रेंट दे रहे हैं। हाँ, तो इससे किसी और को दे दो, क्योंकि बैंक 9% पे रेंट लेता है और लैंडलॉर्ड 2% पे रेंट लेता है। तो कोई ये क्यों ना चुने, वो ना चुने। सिर्फ इमोशन, याद है निर्मा की ऐड, सिर्फ इमोशन का खेल है। लोगों को लगता है ये मेरा हो गया, बट एक्चुअल में इमोशन के लिए औकात बनाओ, फिर कुछ भी करो। लाओ अकाउंट में 2 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ रुपए, और ले लो 1-2 करोड़ का घर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास उतना ही कॉर्पस है जितने का घर है, मान लो 1 करोड़ रुपए आपके पास इन हैंड है, तो आपको कैश डाउन में पूरा घर लेना चाहिए या फिर उसको इन्वेस्ट करना? बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वेरी वैल्यूएबल क्वेश्चन। समझिए आपके पास 1 करोड़ रुपए है, और 1 करोड़ का आप उधार ले सकते हो, या 1 करोड़ अपनी जेब से दे सकते हो। ये एक एग्जाम्पल। बिल्कुल, मेरी जेब में है 1 करोड़ रुपए। अब अगर आपने 1 करोड़ का 20 साल का उधार लिया,
तो आप 2 करोड़ वापस करोगे हाँ जी, बैंक को मतलब एक पे एक चलेगा। कम से कम। पर अगर यही 1 करोड़ आप एक कोई नॉर्मल म्यूचुअल फंड में डालते हो जो साल का 9% रिटर्न देता है, ज्यादा नहीं कह रहा, ठीक है, ये भी 9% पे लोन काट रहा है और हाँ ये भी जी। 9% पे ग्रो कर रहा है, बिल्कुल। तो आपके पास 20 साल में उतनी अवधि में उस 1 करोड़ की जगह 5 करोड़ रुपए होंगे, 5 टाइम्स चला जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा वो, क्योंकि वो कंपाउंड कर रहा है और यहाँ रिड्यूसिंग हो रहा है। तो 5 करोड़ रुपए अगर आपके पास उस टाइम है और उस टाइम आपने 1 करोड़ फालतू इंटरेस्ट दे दिया, फिर भी आपको 4 करोड़ का मुनाफा है। लेकिन वो 5 साल में घर की भी वैल्यू बढ़ जाएगी ना, तो वैल्यू बढ़ेगी यार। नहीं, घर तो आपने फिर भी खरीद लिया ना, घर हाँ। तो आपने लोन पे खरीदा है। हाँ। क्वेश्चन है लोन से खरीदूं या अपनी जेब के पैसे से खरीदूं? अच्छा हाँ, ओके। ठीक है। तो जब आप लोन से खरीदते हो, हाँ। आपने पूरा लोन से खरीद लिया, ओके। आप बहुत समझदार आदमी हो, आपके पास 1 करोड़ लोन है, ठीक है ना, और 1 करोड़ कैश पड़ा है, तो 1 करोड़ का लोन लिया तो आपने 2 करोड़ वापस किए हाँ। 20 साल में। वही 1 करोड़ आपने चुपचाप बेसिक म्यूचुअल फंड में डाल दिया और उसने 9% रिटर्न दिया, 12 नहीं दिया, तो वो 1 करोड़ बन जाएगा 5 करोड़ 20 साल में। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 3 करोड़, 4 करोड़। 4 करोड़ हो गया। वहां खर्चा कितना हुआ? 1 करोड़। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 3 करोड़। और घर का घर रह गया हाथ में। मतलब ये सब चीजें सीखने के लिए आपके पास आना पड़ेगा। आप लाए ना मेरे को। तो भैया घर मत खरीदो, सबसे बेस्ट ऑप्शन। नहीं, अगर आपके पास कैपिटल है और तो भी आप डेट पे खरीदो, तो भी डेट पे खरीदो, क्या प्रॉब्लम है? उसमें आपको ब्याज का भी बेनिफिट मिलता है बहुत। अच्छा, मैं कई लोगों को सुनता हूँ कि बैंक को यूटिलाइज करो। हाँ बिल्कुल। तो कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं बैंक? बैंक को सबसे बड़ा यूटिलाइज हमारे देश के व्यापारी करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, रिलायंस के पास 3.25 लाख करोड़ का लोन है। 3.25 लाख करोड़ का लोन। लोन। लोगों को 3.25 लाख का हो जाना तो मर जाते हैं। सही बात है। तो 3.25 लाख करोड़ का लोन है। सर ये बिजनेसमैन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि मान लो बैंक 10% इंटरेस्ट चार्ज करती है और हमने वो पैसा बैंक से लिया, सो इफ वी आर एबल टू मेक फॉर एग्जांपल 20% और 30% और 40% द मनी, तो उसके बाद 10% तो क्या ही है वो। बिल्कुल। तो पर मैं आपको इसमें कंप्लीट बताता हूँ, 3.25 लाख करोड़ का लोन है और 2 लाख करोड़ कैश में पड़ा है बैंक रिलायंस के पास। यानी कि अगर वो आज चाहे तो वो पैसा वापस खत्म कर सकता है। हाँ। पर वो नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये पैसा 8-9% पे, यहाँ तो मैं आराम से 14-15% पे घुमाऊंगा। हाँ। तो वो वापस ही नहीं करते और बार बार दम दिखाते हैं, देख मेरे पास 2 लाख करोड़ है, जब मन करेगा मुंह पे मारूंगा। तो उससे बैंक को भी डर लगता है कि हाँ यार ये बड़े लोग हैं, इन्वेस्टर को लगता है हाँ यार क्या पावरफुल लोग हैं। तो उन्होंने क्या किया, कांच की तिजोरी में पैसे को सजा के रख दिया कि जो देखो वो पड़े हैं पैसे। तो जिसके पास कांच की तिजोरी में पैसे सज के होते हैं ना, उसको कभी पैसे के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ती। बैंक अपने आप आ रहा है, बैंक भीख मांगता है क्या हमसे पैसा लो। लेकिन सर मैक्सिमम अगर मिडिल क्लास की बात करें, चलो बड़े लोग तो कितने हैं सर, 0.01% होंगे इंडिया में। 99% तो लोग अगर मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास में ही है, ये तो लोन ले लेते तो उनकी जिंदगी बिल्कुल खराब सी हो जाती है। तो क्या करें? EMI जो ट्रैप है, इस EMI ट्रैप से कैसे बचें? एंड हाउ टू गेट आउट ऑफ बैड डेट, है ना, गंदा लोन। देखो बैड डेट कम्स आउट ऑफ बैड परचेज। सिंपल सी बात है। बैड डेट क्यों आएगा? खराब डेट क्यों? आपने कोई खराब चीज खरीदी होगी इसलिए खराब चीज खराब डेट आ गया। आप आईफोन खरीद रहे हो, आपकी तंखा 20,000 है और आपने आईफोन ले लिया 2.25 लाख रुपए का, तो इट्स अ बैड परचेज फॉर यू। तो आपने बैड परचेज के लिए बैड डेट ले लिया। तो हाउ टू गेट आउट ऑफ बैड डेट? स्टॉप डूइंग बैड परचेजेस, खत्म, मैटर ही फिनिश हो गया। ठीक है। दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा कि 0.1% ऐसे। देखो आप बात समझो कि पैसे के साथ मानसिकता ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई अगर आप समझो मसालेदार या चटाकेदार खाना चाहते हो और उसमें नमक ही नहीं डाला तो मजा ही नहीं आएगा, चाहे वो पनीर हो, कुछ भी हो, चाहे वो सोया हो, कुछ भी हो, बेस्ट सब्जी ले लो पर नमक ही नहीं है उसमें। तो जो आपको चटाका चाहिए था, मसाला चाहिए था, वो मजा नहीं मिला। तो इसी तरीके से सिर्फ पैसे से काम नहीं कर चलता, मानसिकता लानी पड़ती है पैसे को यूज करने की। कि मैं इसको क्यों, बहुत अच्छी बात पीटर लिंच ने कही थी कि जब आप कोई स्टॉक खरीदते हो तो यू शुड नो व्हाट यू ओन एंड व्हाई यू ओन। आज हमारे क्या होता है आशीष जी, किसी ने फंड ने फोन कर दिया, अरे यार ये XYZ कंपनी है, खरीद ले, कल को डबल हो जाएगी। तुम्हें साला पता ही नहीं वो कंपनी कर क्या रही है और क्यों खरीदा है तुमने वो स्टॉक, क्योंकि दोस्त ने बोल दिया। तो यू डोंट हैव अ रीजन, तो यू विल नेवर मेक मनी आउट ऑफ दैट। कभी पैसा नहीं बनेगा आपका। सो ये सब जो है ना, पैसा अकेला काम नहीं करता, पैसे के साथ मानसिकता भी काम करती है। ये जो सुपर रिच बनने की 2 भूख है इंसान की, अगर वो सबसाइड कर दे अपनी यंग उम्र में तो वो पैसा बनाएगा ही बनाएगा। पहली भूख है ओवरनाइट रिच बनने की, दूसरी भूख है कि इसके पास क्या है मेरे पास भी वो होना चाहिए, इसकी शर्ट मेरे से सफेद कैसे है। इन 2 भूख से अगर इंसान बच जाए तो मैं बता रहा हूं वो बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। और तीसरा बेसिक मनी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सीख ले। अरे यार तुमने हिस्ट्री सीख ली, अकबर सीख लिया, बीरबल सीख लिया, ब्रिटिशर्स सीख लिए, सालों साल खराब कर दिए वहां बैठ के, सब कुछ सीख लिया, यूजलेस चीजें, सब यूजलेस। यूजफुल चीज कोई सीख लो। 3 महीने का कोई कोर्स कर लो यार। आज उडेमी पे 500 रुपए में कोर्स मिलते हैं, 500 से लेकर 5,000 तक आपको कोर्सेज मिल रहे हैं। आप सोचते हो सामने वाला ना कमा ले यार कोर्स के माध्यम से,
अरे तुम देखो ना तुम्हें क्या फायदा मिल रहा है। हमारे भारत में प्रॉब्लम ही है दूसरे कि का हम दूसरे की फायदा। थाली में देखते हैं, हाँ, और हमें फाइनेंस में पहला लेसन दिया जाता है कि डोंट लुक इनटू अदर्स बुक्स, किसी और की किताब में मत देखो। तो फाइनेंस जो है ना वो लाइफ है, आपको लाइफ जीने का तरीका भी फाइनेंस से सीखने मिलता है। कहावत है ना, दूसरे की थाली का लड्डू सबको पसंद होता है। हाँ। देख रहे क्यों यार, आप अपना बनाओ ना, अपना बड़ा बड़ा लड्डू बनाओ। ठीक बात है। सर आपने बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ काम किया है, आपने बहुत सारी किताबें भी पढ़ी हैं, तो सर माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है टॉप रिच जितने भी लोग होते हैं, जो अमीर बने, चाहे वॉरेन बफेट लोग हो गए, और जो छोटे लोग हैं, उनके बीच में डिफरेंस कहाँ आता है? सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? देखो एक बचपन हाउ में, डू दे थिंक? हाँ बचपन में हमने ना कहावत सुनी थी कि एक कछुआ था और एक खरगोश था, तो दोनों रेस लगाते हैं। कछुआ धीरे चलता है, खरगोश उसका मजाक उड़ाता है, वो बीच बीच में कूद के पहुंच जाता है, और फिर उसको लगता है गधा कुछ कर नहीं पाएगा, वो सो जाता है और कछुआ निकल जाता है। हाँ। बस यही मानसिकता का दोनों का फर्क है, दैट्स इट, और कोई फर्क नहीं है। जो भी जबरदस्त रिच बना है और जिसने भी जनरेशनल वेल्थ बनाई है, उसने पेशेंस रखा है। वॉरेन बफेट आज भी कहते हैं कि मैं हफ्ते में 2 किताब पढ़ता हूँ। हमारे यहाँ आदमी जिंदगी में 2 किताब नहीं पढ़ता। बिल गेट्स 7 दिन के लिए हर क्वार्टर में या हर साल में, ऐसा कुछ है उनका, वो अपने दूसरे घर चले जाते हैं जहां वो किसी को नहीं आने देते, और वो इतनी थैला भर के किताबें लेके जाते हैं कि मैं पढ़ने वाला हूँ। मार्क जकरबर्ग कहते हैं मैं किताबें पढ़ रहा हूँ। मुकेश अंबानी हर महीने एक नया कोर्स करते हैं। यूडेमी से कहाँ से करते हैं? उनके लिए कोर्स उडेमी को खरीद के करते हैं। उनके लिए कौन सा कोर्स का प्लेटफॉर्म होगा सर? माय पॉइंट इज कि जो भी होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे इफ यू सी द बिहेवियर ऑफ रिच पीपल और पीपल हु आर सक्सेसफुल, एक वो पढ़ते बहुत हैं, दूसरों के एक्सपीरियंस से गेन करते हैं, फास्ट इंप्लीमेंट करते हैं, फास्ट फेल करते हैं। फेलियर को मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर आपको लॉस हुआ और आपने कुछ नहीं सीखा तो वो लॉस है, और अगर आपने लॉस हुआ और कुछ सीख लिया और इंप्रूव कर लिया तो वो फीस है। तो आप उसी लॉस को या तो लॉस रहने दे सकते हो या फीस बना सकते हो, चॉइस आपकी है। ट्रेडिंग लोग करते हैं, ट्रेडिंग में पैसा हारते हैं, मैंने भी हारा है, ऐसा नहीं है, मैं कोई भगवान नहीं पैदा हुआ था कि भाई मैं तो कभी हारूंगा ही। बताया आपने, पर मैं सीखा, मैंने उससे एफर्ट डाल के सीखा, मैंने देखा मैं क्या गलती कर रहा हूं, और मैं भी वही आम इंसान वाली गलती कर रहा था कि बस कोई कुछ कैसा खरीद लूं कि कल 10 गुना हो जाए। तो वो मैंने फिर बंद कर दिया, तो मैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हूं। तो कोई भी चीज आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देखोगे, उसमें पेशेंस होता है, उसमें सीखने की अनएंडिंग भूख होती है, फास्ट इंप्लीमेंटर होता है, फास्ट गिर के फास्ट उठना जानता है, गलतियों से सीखना जानता है, हम्बल होता है, एंड दैट्स इट, अपने आप को अपग्रेड करता रहता है एक्सट्रीम फास्ट स्पीड। सर जो आपने अभी पहले जो कहानी बताई थी ना कछुए और खरगोश की, तो उसमें खरगोश ने भी ये सीख लिया था कि मैंने गलती करी है, और फिर दूसरी रेस होती है जिसमें कछुआ पीछे रह जाता है और खरगोश जीत जाता है। खरगोश सीखे तो सही। हाँ, मैं कह रहा हूँ खरगोश सीख जाए। भाई एक किताब है बहुत सुंदर, द मिलियनेयर फास्ट लेन, उसने सिखाया है कि आप जल्दी वेल्थ कैसे बना सकते हो। उस पूरे संवाद में उस आदमी ने एक बार भी इन्वेस्टमेंट्स की बात नहीं करी है, उसने सिर्फ बात करी है एंटरप्रेन्योरशिप, एक्टिव इनकम, बिजनेस। यानी कि वो क्या कहना चाहता है, क्या नाम है? द मिलियनेयर फास्ट लेन। यानी वो क्या कहना चाहता है आशीष जी कि आप तेजी से पैसा इन्वेस्टमेंट से नहीं कमा सकते, सिर्फ अपने ऊपर मेहनत करके कमा सकते। वेरी ट्रू कि भाई आप बिजनेस करो, आप एंटरप्रेन्योर बनो, आप अपनी एक्टिव इनकम फास्ट करो, तो आप तेजी से पैसा बना सकते हो। 7 साल में भी बना सकते हो, 10 साल में भी बना सकते हो। पर अगर आप ये सोचते हो मैं इन्वेस्टमेंट से पैसा बना लूंगा 10x 100x, वो नहीं पॉसिबल। वो मिलियंस में से एक बंदा होता है, वो यूट्यूब पे वीडियो बनाता है और आपको लगता है आप भी बन जाओगे, वो पॉसिबल नहीं है। वो बिजनेस से ही हो सकता है 100x 1000x। तो वो तो आप ही की एक्टिव इनकम है ना, आपने मेहनत करी, आप रात रात नहीं सोए, आपने 18 घंटे काम किए। सर एक आप एक्टिव इनकम की बात कर रहे हैं, पैसिव इनकम की बात कर रहे हैं, एक मिडिल क्लास आदमी जो अपने खर्चे बड़े मुश्किल से चला रहा है, वो अपने पैसिव इनकम के लिए क्या करे? देखिए अगेन आपका अगर मैथ है, इनकम एक्सपेंसेस का रेशियो ऐसा है कि आप नहीं बचा पा रहे, तो आपको 2 चीजें करनी पड़ेंगी, या इनकम बढ़ानी पड़ेगी या एक्सपेंस कम करने पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं। मैथ है, सिंपल बात है, 4 - 2 is 2 and 4 - 8 is -4। या मैं तो कुछ कर नहीं सकता उसमें। अब कॉस्ट कम करने के बड़े लिमिटेड तरीके होते हैं। आप कॉस्ट को 0 तो ला नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। आपकी अगर 20,000 रुपए की कॉस्ट है, आप 18 कर लोगे, 16 कर लोगे, 15 कर लोगे। पर ये जो 25,000 की इनकम है तो 50 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है, 10 लाख भी हो सकती है, 1 करोड़ भी हो सकती है, 100 करोड़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वहां कोई कैप नहीं है, तो वर्क देयर ना। आप सिर्फ कॉस्ट बचाने पे क्यों सोच रहे हो? बचाओ, ऑप्टिमाइज करो कि भाई ठीक है मैं इतनी कॉस्ट बचाऊंगा, ये करूंगा, और मेरे पास जो एक्स्ट्रा बचेगा वो मैं इन्वेस्ट करूंगा ताकि मेरे दिमाग से मैं ज्यादा पैसा तेजी से कमा सकूं। पर नहीं जी, किसी को अपने आप तो मेहनत करनी नहीं, क्योंकि हमारे पापा मम्मी ने बोल दिया था कि बेटा एक बार इंजीनियरिंग कर ले, सब सेट हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा, MBA कर ले, सब सेट हो जाएगा। तो उनको लगता है हमने 24 साल पढ़ लिया, अब क्यों पढ़ना?
और उनको जब मार्केट में आते समझ आता है कि यार अब तो पढ़ना चालू करना पड़ेगा, अभी तक तो हम टाइम पास कर रहे थे लाइफ में। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ना एजुकेशन है ना सिस्टम है। तो ये बहुत बड़ी इशू है। हमारे को गलत नहीं कहूंगा, हमारे को रेलेवेंट एजुकेशन नहीं सिखाई जा रही। स्कूल आज अपग्रेड नहीं कर पा रहे। बच्चों को आज आपको चैट जीपीटी सिखाना चाहिए, और यहाँ स्कूल बोलते हैं अगर आपने होमवर्क चैट जीपीटी से किया तो हम आपको सूद देंगे। क्यों भाई, करने दो ना, उसको कुछ और सोचने दो, कुछ नया सोचने दो, कुछ इनोवेटिव सोचने दो। कैलकुलेटर्स आए तो बोले नहीं कैलकुलेटर यूज नहीं करोगे, तुम खुद गणित करोगे। काहे करोगे यार, बना दिया किसी आदमी ने काम की चीज। रास्तों के लिए जी मैप्स बना दिया, बोले नहीं यार तुम्हें याद करना पड़ेगा। क्यों करूं मैं यार, जब जी मैप्स बन चुका है। बहुत लाइफ आसान हो जाती है तो आप ये सब रूडामेंट्री काम अब दूसरों से कराओ और अपने लिए कोई नया काम बड़ा सोचो कि भाई अब मैं नया क्या कर सकता हूँ, मैं बैठ के क्या नया बनाऊं। बट वो नहीं सोचना। डेलीगेटिंग सिंपल। आप भी सीखते हो अभी? बिल्कुल, मेरा एटलीस्ट 5 to 10% ऑफ माय इनकम स्टिल गोज ऑन कोर्सेज। और ये जब से मैं जॉब में आया हूँ, जितना एसआईपी में डालते हो उतना ही आप एजुकेशन में डालते हो। क्योंकि वो मेरी वेल्थ को मल्टीप्लाई करेगी ना। अब संजय सर कौन सा कोर्स सीख रहे हैं? देखो मैं कोर्सेज जो लेता हूँ जनरली, मैं लेता हूँ कोर्सेज अराउंड बेसिकली फाइनेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गए। मैं खुद भी इन्वेस्टमेंट्स के बहुत कोर्सेज लेता हूँ। मैं लोगों से बहुत सीखता हूँ। मैं फेलो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनकी वीडियोस देखता हूँ, पॉडकास्ट्स देखता हूँ। और उसके अलावा जैसे अभी ब्लॉकचेन हो गया या फिर क्रिप्टो हो गया, जो अब अपडेटेड नया कुछ रिजीम चेंज आया, तो मुझे लगता है कि वो नेक्स्ट बिग थिंग हो सकता है। तो उसके बारे में डीप डाइव कर रहा हूँ। मैंने ड्यूक यूनिवर्सिटी का कोर्स ले लिया उसके लिए, वो मैं सीखूंगा बैठ के उसके साथ कि डीफाई क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस क्या होता है, और क्रिप्टो क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, क्या उसके यूज केसेस है। इसके बारे में पूरा इन्वेस्टमेंट करूंगा। हो सकता है लाखों रुपए डाल दूं कोर्सेज में। तो बट मेरे को पता है कि मैं आगे इसको आरओआई ड्रिवन कैसे रखूंगा। मेरे लिए कोई भी चीज खर्चा नहीं है, मेरे लिए आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो जनवरी से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प बनने वाले हैं जी, और ही इज ए बिग फॉलोअर ऑफ क्रिप्टो, ब्लॉकचेन। तो आपको क्या लगता है कि मार्केट में कुछ बदलाव आने वाला है? बिल्कुल आएगा। देखिए, आप सोचिए कि दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री का मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि मैं क्रिप्टो को सब्सक्राइब करता हूँ, तो दैट मीन्स देयर इज अ टेक्टोनिक शिफ्ट जो आने वाला है, और वी शुड बी रेडी। और जिस दिन वो प्रेसिडेंट बने उस दिन से लेके क्रिप्टो बिटकॉइन 71,000 से 98,000 हो गया। ओके, इन अ मैटर ऑफ 15 डेज, 15 दिन में $27,000 बढ़ गया क्रिप्टो। अगर आप परसेंटेज टर्म्स में भी देखो तो करीबन 40%, 35-40% बढ़ गया। तो बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया है। और आई थिंक बदलते समय के साथ हमारे को भी लर्निंग्स लेनी चाहिए, एज अ कंट्री भी लेनी चाहिए, एज एन इंडिविजुअल भी लेनी चाहिए। अगर एक एसेट क्लास है जिसको लोग पुश कर रहे हैं, तो आप अर्ली मूवर बन के उसमें पैसा कमा सकते हो। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा शिफ्ट आ सकता है, इसलिए मैं खुद भी सीख रहा हूँ। संजय सर को 100 पॉडकास्ट हो गए ओवरऑल। 400-500 पॉडकास्ट होने के बाद क्या आपको लगता है कि आपको फाइनेंस मिनिस्टर बन जाना चाहिए? देखिए, क्या होता है कि आपके ना 4 वर्ण है ना, तो उसमें 4 वर्ण में जो ब्राह्मण का काम होता है ना, वो शिक्षा देना होता है। तो हमारा काम सिर्फ शिक्षा देना है, हमारा काम एक्शन लेना नहीं है। एक्शन लेना हमारे क्षत्रिय बैठे हैं, सारे मिनिस्टर्स वहां बैठे हैं। हाँ, बट अगर वो ये कहें कि भाई संजय जी आ जाओ और हमारे को थोड़ा कोई पॉइंट पे रिसर्च कर दो, हेल्प कर दो, तो मैं अपने देश के लिए हमेशा समर्पित हूँ। कहीं भी कुछ भी उनको लगता है, कहीं भी मैं छोटा गिलहरी वाला योगदान कर सकूं उनके लिए, मैं जरूर करूंगा। बट वो मेरी कोई आशा नहीं है कि मेरे को कोई एफएम और ये सब कुछ। बट आजकल सर स्कूल कॉलेजेस में जितना कुछ सिखाया जा रहा है ना, फॉर एग्जांपल आज बच्चे, मुझे लगता है जितना यूट्यूब से, जितना आपसे फाइनेंस सीखे होंगे, उन्होंने लाइफ में कहीं नहीं सीखा होगा। लाइकवाइज जितने भी यूट्यूबर्स अलग हैं, तो मतलब मेन पॉइंट ये है कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो पैसा बहुत दे रहे हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में, बट सीख कुछ नहीं रहे। बिल्कुल सही। वो सीख एग्जैक्टली कहाँ से रहे? आपसे, यूट्यूब से, ऐसे प्लेटफॉर्म से। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरे बेटे ने एक बड़ी अच्छी बात बोली मुझे। He's 10 years old, मैंने उसको साइकोलॉजी ऑफ मनी गिफ्ट करी। क्या बात है? तो उसने मुझे बोला, डैड यू पे टू माई स्कूल एंड माई स्कूल डजंट टीच मी हाउ टू मेक मनी, एंड आई डोंट पे टू यूट्यूब बट दे टीच मी हाउ टू मेक मनी। और इस बात से ना मैं स्तब्ध हो गया। मतलब तब वो 9 साल का था जब उसने ये बात की थी। मतलब ये 9 साल के बच्चे ने इतनी गहरी बात बोल दी। सही बात है। और मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि यार क्यों स्कूल्स अपकीप नहीं कर पा रहे हैं इस एजुकेशन सिस्टम। व्हाई आर दे नॉट टीचिंग द राइट रेलेवेंट थिंग्स? अगर मेरा बेटा प्रो गेमर बनना चाहता है, उसको वो इकोसिस्टम आज क्यों नहीं दे रहे कि तू 10 साल का है, तूने तय कर लिया, तेरे को अच्छा लग रहा है, चल लग इस पे लग। नहीं, तू भी ज्योग्राफी सीख, तू भी हिस्ट्री सीख, तू भी ये सीख, तू भी वो सीख। I think the most important skills of modern century are artificial intelligence, finance knowledge, physical upkeep की बॉडी का upkeep, health। ये 3-4 चीजें आपके लिए सबसे बड़ी है। उसको रेलेवेंट लेके अगर किसी को फिजिक्स सीखना है, मैथ्स सीखना है, स्टैटिस्टिक्स सीखना है, तो सीखना है। एआई के लिए किसी को मैथ्स सीखना है, स्टैटिस्टिक्स सीखना है, फाइनेंस के लिए मैथ्स सीखना है, स्टैटिस्टिक्स सीखना है, तो ठीक है। अपने गोल से पर मुझे अगर मुझे हिस्ट्री सीखनी है
तो मैं हिस्ट्री सीख के कुछ, अगर मैं हिस्टोरियन बनना चाहता हूं तो उनको हिस्ट्री सीखने दो। सही बात है, ऐसा नहीं है, मेरे कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है हिस्ट्री की तरफ, मैं कहता हूँ किसी को हिस्टोरियन बनना है या लाइफ में, रिसर्च करनी है, किसी को लिटरेचर में जाना है, चॉइस है ना भाई सबकी, तो उसको वही चीज सिखाओ ना, आज से वही चीज सिखाओ। करेक्ट। अच्छा पहले हमारे टाइम पे क्या हम लॉस्ट रहते थे कि 22 24 25 साल तक पता नहीं होता था लाइफ में क्या करना है। आज के बच्चे बहुत तेज हैं, वो समझ चुके हैं कि यार मुझे ये फील्ड ठीक लग रहा है, ये फील्ड ठीक लग रहा है, ये फील्ड ठीक लग रहा है। तो राइट रेलेवेंट स्किल्स, गोल ओरिएंटेड स्किल्स सिखाएं लोगों को, तो आई थिंक इट विल वर्क वेल। स्पेसिफिक एजुकेशन बहुत जरूरी है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। सर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप चैट जीपीटी की बात कर रहे हो, एआई टूल्स ने पूरा मार्केट चेंज कर दिया है और स्टॉक मार्केट में भी एआई आ गया है जी। और एआई बोलता है कि व्हेन टू होल्ड, व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल जी। तो आप मानते हैं कि जो एआई टूल्स हैं आपकी इन्वेस्टमेंट में ज्यादा आरओआई लेकर आ सकते हैं? देखिए वापस क्वेश्चन यही आता है कि जितना आप एक्टिविटी करेंगे उतना आप रिटर्न्स कम कमाएंगे। जैसे ही आप एआई के थ्रू गए तो एआई आपको रोज सिग्नल्स देगा, बाय सेल बाय सेल बाय। अब आप मीटिंग में बैठे हो, हाँ जी, बाय का सिग्नल आ गया, सेल का सिग्नल आ गया, बाय तो चलो ठीक है बच गए, हाँ, सेल का सिग्नल आ गया तो हो गया कल्याण आपका। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक स्टूडेंट थे, बोलते आए मेरे पास, बोले संजय सर मैं ना एक ट्रेड लिया एंड इट वाज गोइंग ग्रीन एंड मैं ऑफिस में था, मीटिंग में गया, 2:15 बजे एंटर किया और मुझे था कि भाई ये 3:15 3:30 बजे जो टाइम क्लोज होता है तो पोजीशन काटनी है मेरे को, इतना प्रॉफिट लेके काटनी है। तो मैं सब पॉजिटिव चल रहा था, तो मैं मीटिंग में घुसा, बाय चांस मीटिंग में खत्म होते होते 3:20 हो गए। मैं बाहर आया तब तक वो पोजीशन ने 30% लॉस दे दिया था और वो कट गई थी, स्टॉप लॉस हिट कर गई थी। जो पोजीशन पॉजिटिव थी वो पोजीशन नीचे कट गई 30%। तो पॉइंट क्या, वो तो अगर वो स्क्रीन पे होता तो शायद ध्यान दे पाता, पर वो नहीं था स्क्रीन पे। तो क्यों कर रहे हो एक्टिव ट्रेडिंग यार? ये तो वो बात हो गई कि आप बॉक्सिंग रिंग में घुसे और बॉक्सिंग चालू है और आप बगल में देखने लग गए, तो पड़ेगी बॉस, बहुत बुरी तरह पड़ेगी, नॉकआउट पंच पड़ जाएगा। तो आप इसलिए बॉक्सिंग रिंग में घुसो ही मत, आप वो बॉक्सिंग रिंग में मत घुसो, आप अपनी नौकरी करो, जॉब करो, आपका बिजनेस करो, व्यवसाय करो। इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, टैगलाइन भी सही है। हाँ बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली सही है। सर फाइनेंशियल फ्रीडम एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना? हर एक पर्सन जो है वो फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है कि यार मुझे 30 साल की उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, 35 साल की उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। सो एक अगर कोई पर्सन फॉर एग्जांपल जो वीडियो देख रहे हैं व्यूअर्स 20 इयर्स की एज में हैं, तो उनके लिए क्या गोल हो सकता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे कब अचीव करनी है, दूसरा क्यों अचीव करनी है और कैसे अचीव करनी है? देखिए फाइनेंशियल फ्रीडम इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्पॉट ऑफ लाइफ। तब आप ना किसी और के लिए काम नहीं करते हो, फिर आप अपने लिए काम करते हो। जैसे मैंने अचीव किया तो मैं फिर अपने लिए काम करने लग गया, जो मेरा रियल पैशन था टीचिंग का, मैं उसको लेके आ सका एंड इट वर्कड फॉर मी बिकॉज वो मेरा रियल पैशन था। बट ठीक है, मेरे पास सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं पहले दिन से वो कर पाता, तो मैंने कॉर्पोरेट में जॉब दिया। मैं कॉर्पोरेट जॉब को, नौकरी को गाली नहीं देता, मेरा घर चला है उसकी वजह से और मैं फाइनेंशियली फ्री उसी की वजह से हुआ। उधर की तनख्वाह ने मेरे को एनेबल किया कि मैं आज फाइनेंशियली फ्री हुआ, तो मेरा बहुत डीप रिस्पेक्ट है। और हमारे देश में ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, कम एम्प्लॉयर्स है, तो दैट मीन्स हमेशा एम्प्लॉइज को ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए कि उनको एक ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा दिया, वक्त दिया। आप भी दे रहे हो अपनी सर्विस, बट एक इकोसिस्टम है जिसने आपको सपोर्ट किया, पैसा दिया। एक बिजनेस ओनर को भी सर रिस्पेक्ट रखनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी पिछले 1-1.5 साल की जर्नी में मैं जब एम्प्लॉइज अच्छे ढूंढता हूँ और मान लो गलती से छोड़ गए, फिर अगेन ढूंढो, स्ट्रेस लो। सो आई हैव लर्नड कि भैया रिस्पेक्ट एम्प्लॉइज, उन्हें प्यार से रखो, उन्हें खिला पिला के रखो, सो दैट वो कंपनी को बढ़ाएं और छोड़ के ना जाएं। वो कहते हैं ना कि अगर आप अपनी बीवी पे ध्यान नहीं दोगे तो पड़ोसी देगा। ठीक है, और अगर आप अपने एम्प्लॉय पे ध्यान नहीं दोगे तो कॉम्पिटिटर देगा। सही बात है। तो बस सिंपल सी बात है, सेम रूल है। तो आप अपने दोनों तरफ ध्यान दे दो, नहीं तो लॉस का चांस है। ट्रू। तो पॉइंट ये है, कमिंग बैक, एम्प्लॉयमेंट से आप अपनी वेल्थ जनरेट कर सकते हो, पर आपको ना डिसीजन लेना है कि आपको फ्रीडम ओवर लाइफस्टाइल चाहिए कि लाइफस्टाइल ओवर फ्रीडम चाहिए। मेरे साथ जो मेरे लोग दोस्तों ने काम चालू किया, मेरे जैसे ही थे, मेरे कॉलेज से थे, तनख्वाह 10 19 20 थी, मगर मेरी समझो 7 लाख थी, तो किसी की 6 होगी, किसी की 8 होगी, उससे ज्यादा फर्क नहीं था हमारे यहाँ। आज भी वो नौकरी कर रहे हैं और अगर उनकी अगले महीने की तनख्वाह नहीं आएगी तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और ये वो लोग हैं जिनकी तनख्वाह 4-5 लाख रुपए महीना है। अब ऐसा क्यों है? आशीष जी को एकदम स्ट्रेस हो गया, बोले यार ये कैसी बात है, 4-5 लाख रुपए महीना कमा कर भी 1 महीने का भी आपके पास कॉर्पस नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कमाना चालू किया तो गाड़ी ले ली। अच्छा, कौन सी ली? अफोर्ड आप समझो कोई मारुति की गाड़ी कर सकते थे या टाटा की कर सकते थे, आपने नहीं यार, थोड़ा स्ट्रेच करते हैं और हम एक मर्सिडीज की गाड़ी लेते हैं। ले लीजिए, ओके। फिर जी शादी हो गई, तो शादी तो ग्रैंड होनी चाहिए जी, बहुत बढ़िया होनी चाहिए, डेस्टिनेशन वेडिंग है, ये है वो करेंगे, चलो जी ओके ठीक है, वो भी कर दी। उस पे
लाइफस्टाइल लोन आ गया, हाँ, EMI चल रही है गाड़ी की। हाँ, फिर जी वाइफ आ गई तो उनको भी गाड़ी चाहिए, उनके लिए भी करना है, चलो जी उनके लिए भी गाड़ी ले ली। फिर जी बच्चे हो गए, बच्चे अच्छे स्कूल में जाएंगे, उनके लिए कर ली। अब क्या हो गया, लाइफ के सारे खर्चे बंद गए। अब वो ऐसे बंद गए, अच्छा निवेश किया ही नहीं, तो निवेश तो बाद में करते हैं, है ना, वो तो आराम से करेंगे, अभी तो यंग है, जी ले, रात को क्लब चले जाएं। तो उन्होंने लाइफस्टाइल ओवर फ्रीडम चुना। तो आज उनकी स्थिति ये है कि 5 लाख की तनख्वाह है, 50,000 की भी SIP नहीं करते। और एज आई सेड कि अगले महीने अगर पैसा नहीं आया तो EMI बाउंस मतलब खत्म हो जाएंगे। और ये इनकी नहीं, 95% कॉर्पोरेट इंडिया इज लिविंग पेचेक टू पेचेक, कि बस अगला पेचेक आएगा तो ठीक है, नहीं तो हो गया, साफ हो गया। नो सेविंग, नथिंग, नो सेविंग, नो इमरजेंसी बट नथिंग। मैंने क्या किया, मैं जब मर्सिडीज अफोर्ड कर सकता था मैंने होंडा सिटी चलाई, मैंने डबल कार नहीं ली, मैंने कोई बहुत ऐसे लैविश पागल जैसी वेडिंग नहीं करी, मतलब जो भी किया दायरे में किया, सीमित तरीके से किया, और अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ाता गया और उस एक्टिव इनकम को निवेश किया। तो आफ्टर सर्टेन इयर्स उस एक्टिव इनकम ने थैंक यू बोल दिया, सॉरी उस पैसिव इनकम ने बोला कि भाई अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आप चलो, तो हम चले गए। तो आई चोज फ्रीडम ओवर लाइफस्टाइल, बिकॉज मुझे पता था एक बार फ्रीडम आ गई तो फिर बहुत जबरदस्त काम हो जाएगा, जैसा मर्जी वैसे जी लो। फिर तो जैसा मर्जी वैसे जी लो। तो चॉइस आपकी है, हमेशा चॉइस आपकी है, कोई मोहताजी नहीं है। किसी ने सर पे बंदूक नहीं रखा कि आपको सबसे नया आईफोन लेना है, किसी ने सर पे बंदूक नहीं रखा कि आपको मर्सिडीज चलानी है, सही बात है। किसी ने सर पे बंदूक नहीं रखी है कि आपको सबसे महंगे घर में रहना है, किसी ने बंदूक नहीं रखा, आपकी चॉइस है। अगर आप अपना नीड्स और वांट्स को अपनी तनख्वाह के 30-40% के अंदर निपटा दो और बचे हुए का निवेश कर दो, मजाल है कि आप 15 साल के अंदर फाइनेंशियली फ्री ना हो पाओ। बस इतना ही करना है, और 15 साल की जिंदगी के बाद अगले 50 साल जिंदगी के आप फ्री हो। तो भाई सुभाष चंद्र बोस जी ने एक बात बोली थी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो हर आजादी थोड़ा खून तो मांगती है। अगर आपको फाइनेंशियल आजादी, हाँ थोड़ा तो मांगते हैं, मतलब थोड़ा तो आपको खून देना पड़ेगा। तो वो खून क्या है कि शुरू का आप अपना जो सुख है उसको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो। मैं ज्यादा नहीं कह रहा, थोड़ा करो। जैसे कहा कि अगर मर्सिडीज चला सकते हो तो थोड़ा होंडा चला लो, या एक लेवल और चलो, ऊपर चला लो कोई, तो वो बचत हो गई ना। अब उसकी EMI की किस्त बनेगी 70,000, मेरी बनेगी 17,000, तो 53,000 कहाँ जाएंगे? निवेश में तो जाएंगे, निवेश में जाएंगे। हाँ बस, और वो बन के आज बड़ा कॉर्पस बन जाएगा। संजय सर आज कौन सा फोन चलाते हैं? मैं तो आज तो मैं अमीर हूँ भाई। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम है। तो आज तो मेरे पास आईफोन भी है, आज मेरे पास OnePlus Open भी है, आज मेरे पास सैमसंग का टैब भी है, हर पॉसिबल चीज है जो मेरे को चाहिए होती है। कैश में खरीदा है या EMI में? कब मेरे ऊपर एक भी EMI। सर EMI की बात हम करें तो एक EMI का बहुत बड़ा ट्रैप है नो कॉस्ट EMI, हाँ, जो बाय नाउ पे लेटर, बाय नाउ पे लेटर, एंड यू डोंट हैव टू पे इंटरेस्ट, हाँ। लाइक सो मेनी क्रेडिट कार्ड आर ऑफरिंग। और उसके अलावा बैंक भी ऑफर कर रहे हैं कि आप आईफोन ले लो जी, 1.5 लाख का आईफोन है, 15,000 की 10 किस्तें दे दो। हाँ वही बाय नाउ पे लेटर है, बाय नाउ पे लेटर, मतलब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा। इस चक्कर में बहुत सारे जॉब वर्कर जो हैं उनके अंदर लालच आ जाता है कि चलो खरीद लो, EMI तो जानी है, छोटी छोटी जाती रहेगी। तो ये ट्रैप में फंस रहे हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर अभी कुछ तो ऐप ऐसे आ गए कि इस महीने की अभी सैलरी नहीं आई, कोई बात नहीं, आप हमसे खर्च कर लो, सैलरी आती आते दे देना। देखो ये सारी स्कीम्स ना बाय नाउ पे लेटर नहीं है, डाई नाउ लिव लेटर है। ठीक है ना, तो आप डाई नाउ आज मर जाओ और लिव लेटर है वाला कि ठीक है चलो आज तो हमारे को किस्त दे दो। तो जब तक मैं अभी, इन्होंने क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हम बैड डेट कैसे हटाएं, तो बैड परचेजेस हटाओगे तो बैड डेट हटेगा। तो बैड पर आपको ना, एक मैंने बड़ी अच्छी मूवी देखी, उसमें ना एक लड़के को गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत बहुत तेज गुस्सा आता है। तो उसकी माँ उसको एक बड़ा अच्छा सजेशन देती है, मुझे लगता है ये फाइनेंशियल सजेशन था उसकी मदर ने जो दिया। उसकी माँ उसको बोलती है देख बेटा देखो गुस्सा आता है ना, तो जब भी तेरे को गुस्सा है तो किसी को मार नहीं सकता। वो बहुत पीट देता था तो बोलती कि हफ्ते में 6 दिन तू किसी को नहीं पीट सकता। तू एक डायरी रखेगा जिसपे तेरे को बहुत गुस्सा है, सोमवार को तू डायरी पे नाम लिख देगा, ठीक है, संडे को आया लिख देगा, मंडे को आया लिख देगा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सब दिन तू लिख देगा कि भाई आज मेरे को संजय कथूरिया पे बहुत गुस्सा, आज मेरे को दुर्वेश पे आया जी, आज मेरे को आशीष पे आया, धनंजय पे आ गया, सब लिख दिया। संडे और शनिवार को बैठेगा, अच्छा, और चेक करेगा और वापस बोलेगा क्या ये उतना बड़ा मैटर था कि मेरे को गुस्सा करना चाहिए था। तो वो 4 नाम में से 3 एक नाम तो माइनस मिनिमम हो जाएंगे, एक आधा बचेगा वो सुत के आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, यही फाइनेंशियल डिसीजन है भाई। सब लिख लो, आईफोन खरीदना है, ये खरीदना है, और अपने परचेज को 5-6 दिन डिले करके देखो, आप 80% चीजें खरीदोगे ही नहीं। बिल्कुल, हम दुकान में जाते हैं बाय 3 गेट 7, हाँ, बाय नाउ पे लेटर, जीरो कॉस्ट EMI। मजेदार बात बताऊं, मैंने एक बार क्या किया, मैंने अपने बैच में बोला कि अगर आपके पास 100 रुपए की आइटम्स है घर पे, तो उनमें से वो आइटम्स निकालो जिनको तुमने 1 साल से हाथ नहीं लगाया। तो बच्चे बोले ठीक है सर,
अब चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो घड़ी हो, चाहे जूते हो, चाहे सॉक्स हो, कुछ भी हो, चश्मा हो, कोई भी चीज हो जिससे आपको पैसे देके लिया है, बेल्ट हो, एक्सेसरी हो, कोई भी चीज हो, तो जी अगले दिन क्लास हुई या 2-3 दिन बाद क्लास हुई, तो मैंने बोला हाँ भाई क्या चल रहा है, तो 100 रुपए में से कितने रुपए की ऐसी चीजें जो आपने 1 साल से नहीं छुई है। लड़कों के केस में आंसर था 60 रुपए, लड़कियों के आंसर था 85 रुपए। मतलब यार तुमने 1 साल से वो चीज छुई नहीं है, क्या चांस है तुम उसको यूज करोगे? तो वो तो तुम्हारे पैसे तो ले गई ना उस टाइम, और आज तुम बैठे हुए हो और उसको छू भी नहीं पा रहे हो, उसको यूज ही नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारे पैसे तो चले गए, तुम्हारा फाइनेंशियली फ्री होने का जो स्कोप था वो तो चला गया, और वो चीज बैठी है, नॉन लिविंग थिंग बैठी है जो तुम्हारे लिए कुछ कर रही नहीं है। तो या तो उसको तुम अब निकालो, खत्म करो क्योंकि तुम यूज ही नहीं कर रहे हो, या उसको वापरना चालू करो, तुम वापर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, इतनी चीजें हो गई है। सो पीपल आर बाइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ बाइंग। वही ना, इसकी शर्ट मेरे से सफेद कैसे, आईफोन 15 के बाद 16 आएगा, 17 आएगा, मेरा तो 12 चल रहा है अभी भी 12 प्रो मैक्स चल रहा है तब से, नवंबर 2020 से। जरूरत ही नहीं, उन्होंने कुछ अपग्रेड नहीं किया। तो आप तो फाइनेंशियली फ्री हो, आप तो ले ही सकते हो, इसलिए फाइनेंशियली फ्री हो ना, बिकॉज़ आई डोंट मेक बैड परचेजेस। मैं भी सर क्या करता हूँ, जैसे मान लो मेरे दिमाग में अगर कुछ आया और खरीदना है तो मैं ऐड टू कार्ट करके रख लेता हूँ, हाँ, बाय नहीं करता, फिर देखता हूँ 2-4 दिन में अगर लगता है तो बाय कर लो, नहीं है तो छोड़ दो। ऐसा होता है अक्सर। यही है, ऐड टू कार्ट करके छोड़ दो, ये बहुत अच्छा आइडिया। वही ना, 7 दिन 6 दिन लिख लो किस किस को पीटना है, 7वें दिन देख लो, ज्यादातर लोग पिटेंगे ही नहीं उसमें, आपका ठीक है यार छोटी सी गलती थी, छोड़ दो, आपको लगता है जरूरत ही नहीं है, हाँ, फिर भी अगर लगे तो सच में नीड है, खरीद लो। So these are some basic things which you can do in life. सर ऐसी कौन सी 2-3 किताबें हैं जो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए जरूर पढ़नी चाहिए? देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से पहले माइंड मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए भगवत गीता से ऊपर कोई किताब नहीं है इस दुनिया में। तो आप अपने भगवत गीता पढ़िए, उसमें चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 में माइंड कंट्रोल पे बहुत अच्छी बातें की गई हैं, और उससे आपको बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है। ऐसा नहीं, देखो मैं बिल्डर नहीं होता। किसी दिन एक बार मैंने गौर गोपाल प्रभु से पूछा था कि गौर गोपाल प्रभु, आप तो मंक है, तो आपका तो माइंड कभी जाता ही नहीं होगा कहीं, आप तो जब ध्यान पे लगते होगे तो एकदम एकाग्र। पागल हो, वो तो बात भी ऐसे करता है मजे में, तो पागल हो क्या, मतलब क्यों, मतलब हमारा भी जाता है, पर हम लेके आ जाते हैं, वापस लेके आ जाते हैं, हम लेके बड़ी जल्दी आ जाते हैं उसको। तो इंसान है तो ये सब चीजें रहेंगी। तो ये सब किताबें और आपको ग्रंथ जो है वो आपके शास्त्र नहीं, आपके शस्त्र बन जाते हैं। दे बिकम योर वेपन्स टू डील विद ऑल दिस इडियोटिकनेस ऑफ योर लाइफ। तो भगवत गीता है। उसके बाद आप वॉरेन बुफे की कोई भी किताब पढ़ लो, गोल्ड स्टैंडर्ड है, स्नोबॉल है, बहुत अच्छी बुक है उनकी, कि वेल्थ को कैसे कंपाउंड किया जाता है। तीसरी मेरे को बहुत पसंद है मॉर्गन हाउसल की साइकोलॉजी ऑफ मनी, गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है। एक है मार्केट विजर्ड्स, जिसमें 1987 1980 के दौर में जो टॉप ट्रेडर्स होते थे उनका पॉडकास्ट लिया गया था, पर वो किताब में लिख दिया, तब ऐसा नहीं होता था ना। हाँ जी, तो पॉडकास्ट किताब में लिख दिया, तो वो बहुत सारे पॉडकास्ट हैं उसमें, 10-12 बड़े ट्रेडर्स के पॉडकास्ट हैं। अच्छा। तो उनकी माइंडसेट आप समझोगे कि वो कैसे सोचते हैं, कि टॉप ट्रेडर्स ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम कैसे सोच रहे थे। तो वो बड़ी अच्छी बुक है, उसमें आप संवाद पढ़ सकते हो उन लोगों का। मिलियनेयर फास्ट लेन की मैंने बात की, अगर आपको अपनी एक्टिव इनकम के थ्रू वेल्थ जल्दी बनानी है तो कैसे आप बना सकते हो, वो है। उसके अलावा ट्रेडिंग इन द जोन है माइकल डगलस की, वो भी बहुत प्यारी बुक है, बहुत अच्छा लिखा है। एंड एक मुझे बहुत पसंद है जे शेट्टी की, विच इज थिंक लाइक अ मॉन्क, एंड मोस्ट ब्यूटीफुली रिटन बुक है वो भी, अगर आप पढ़ लो तो काफी माइंड कंट्रोल हो जाता है आपका। दीस आर सम बुक्स व्हिच आई कीप ऑन रीडिंग। संजय सर का विजन क्या है फॉर द नेक्स्ट 5 years? देखिए, मेरा एक ही विजन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं फाइनेंशियली अवेयर करा पाऊँ, और वो राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले पाएं, और अपने पथ पे चलते रहें, इन्वेस्टमेंट्स के पथ पे चलते रहें। और जो मेरी बेसिक 2-3 ही डिमांड है सबसे, एक तो एक्टिव इनकम बढ़ा लो, एक रोजमर्रा का ट्रेडिंग वेडिंग से या तो बहुत ज्यादा सीख के करो, नहीं तो करो ही मत, आप आइडियली मत करो, क्योंकि 93% लोग पैसा हार रहे हैं, सेबी कह रहा, मैं नहीं कह रहा। और उसके अलावा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करो, लाइफ को डीक्लटर कर दो, परचेजेस पे कंट्रोल रखो, बजटिंग कर लो। ये 5-6 चीजें अगर लोग मेरे कहने के बाद करने लग जाए तो मुझे लगेगा, मेरे को लगता है अगर मेरे पूरे जीवन काल में मैं 10,000 लोगों को भी प्रभावित कर पाया ये करने के लिए, तो आई थिंक आई वुड हैव डन माय रीजनेबल जॉब ऑन दिस अर्थ। क्या बात है। आपको मार्केट में पहले इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर एजुकेशन में पहले इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, द बेस्ट ROI कहाँ मिलेगा आपको अपने माइंड से ही मिलेगा। तो आई थिंक अगर आपके पास गैप छोटा है, मैंने बोला ना, अगर आपके पास इनकम एक्सपेंस गैप ज्यादा नहीं है, तो फर्स्ट इज अपस्किलिंग। मैं एक लड़के की स्टोरी बताता हूँ आपको। 25,000 की तनख्वाह थी, मेरे साथ MIS का एग्जीक्यूटिव था, 25,000 की, पूरा टाइम स्ट्रगल था। 25,000 इज एक्सपेंस, बहुत मुश्किल हो जाती है। एंड
एक बार आया मेरे पास कि सर मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं 18-19 हज़ार तो खर्च कर देता हूँ, मेरे को घर भी भेजना होता है, छोटे गांव से था, मैं क्या करूँ? मैंने बोला बच्चा एक काम कर, तो ये कोर्स कर ले। बोला नहीं सर मैं तो आया था कि आप ऐसे इन्वेस्टमेंट बताओगे, शेयर बताऊंगा। ना ना तू कोर्स कर। तो ठीक है, कोर्स कौन सा है? MIS डैशबोर्ड, उसमें और आगे बढ़, यही काम है तेरा और इसको उपलब्धि कर इसमें। तो उसने वो कोर्स लिया, आई थिंक 60-70 हज़ार रुपए का कोर्स था, EMI पे था, तो वो ले लिया उसने कोर्स EMI पे ले लो ना, वो तो ROI देगा। तो उसने ले लिया एंड उससे उस कोर्स में उसको फ्रीलांसिंग सीखने मिल गया, उसको डैशबोर्ड बनाना सीखा, स्किल्स मिल गए, राइट स्किल्स मिल गए। उसके बाद उसने 2 काम किए एंड आशीष जी मतलब आई वाज अमेज्ड बाय व्हाट ही डिड। उसकी भी मेहनत थी लड़के की। उसने क्या किया, सबसे पहली चीज उसने करी कि उसने अपने आप को सारे प्लेटफॉर्म्स पे लिस्ट कर दिया, जैसे अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसिंग कॉन्ट्रा, जितने भी होते हैं उस पे लिस्ट कर दिया। सेकंड, उसने एक छोटा सा यूट्यूब चैनल खोला जिसमें वो एक्सेल की वीडियोस बनाता था। ठीक है, उस एक्सेल की वीडियोस बना के उसे यूट्यूब का चैनल कुछ 25-30 हज़ार कुछ पहुंच गया। एंड फिर उसने एक छोटा सा 3,000 रुपए का कोर्स लॉन्च किया कि अगर आपको मेरे जैसा कुछ सीखना है, मैं 3,000 रुपए का कोर्स लॉन्च किया। टुडे ही सेल्स 60 कोर्सेज अ मंथ, 1,80,000 हो गया। और उसको वो अपवर्क, फाइवर, ये सब से मोटा मोटी महीने का 70-80 हज़ार रुपए वहां से आ जाता है, क्योंकि वहां डॉलर पेमेंट्स होती है। तो ये आराम से 2-2.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है। पहले वो मेरे साथ 250 घंटे काम करता था, आज वो मुश्किल से 50 घंटे काम करता है। वो फ्री है आज, और फ्री है। तो एक ही चीज उसने की जहां पे उसकी इनकम 10x हो गई और एफर्ट 1/10 हो गया। तो एक्चुअली तो 100x का फर्क पड़ गया। सही बात है। और वो कितने टाइम हुआ? कुल मिला के 1.5 साल में, सिर्फ 1.5 साल। पहले 6 महीने उसने कोर्स कर लिया, उसके बाद 1 साल उसने उसको प्रैक्टिस किया और इम्प्लीमेंट किया। और आज वो आराम से 50-60 कोर्सेज बेचता है महीने के, क्योंकि 3,000 बहुत छोटा टिकट साइज होता है, तो लोग कहते हैं ठीक है यार 3-4 फॉर्मूला भी सीख लिए तो बहुत है, अपना काम हो जाएगा। और आज अच्छा स्टूडेंट बेस बन गया उसका, यूट्यूब बेस ठीक है। माय पॉइंट इज कि यार ये पॉसिबल है, थोड़ा टाइम दे दो यार, ओवरनाइट पॉसिबल नहीं। ठीक बात। मेरे को अगर आप आके बोलो सर कल कैसा बता दो, मेरी 25,000 की 2.5 लाख हो जाए, तो मैं तो बोलूँ थैंक यू सो मच, प्लीज लीव द रूम। सही बात है ना, गलत कमरे में आ गए, मेरे को नहीं। लोगों को ऐसा लगता है ना एक दिन में रिटर्न आ जाए। हाँ, आज लगाया कल हो जाए। तो ये इसलिए तो ऑप्शंस बिकते हैं ना, कि आप लोग ऑप्शंस क्यों खरीदते हैं कि भाई 10 रुपए वाला ऑप्शन 50 रुपए हो जाएगा। अब देखो मार्केट आवर्स चल रहे हैं, हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपने देखा मैं एक बार भी फोन नहीं देखा हूं, मेरे को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा कोई है ही नहीं, लेना देना ही नहीं है मार्केट से। काम कर रहे हैं ना, हाँ मेरे लिए काम कर रहे हैं ना, म्यूचुअल फंड मैनेजर लगा रखा है ना 0.57% वाला। सर आज से 20 साल बाद पहले, लेट्स से अगर आप आज 22 साल के होते या 23 साल के होते, सो क्या आप करते, जॉब या बिजनेस? मैंने कहा ना, मैं जॉब को नहीं धुतकारता। शायद मेरी जो स्थिति थी और वही स्थिति होती तो मेरे को जॉब ही करना पड़ता, बिकॉज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं कुछ घर पे कंट्रीब्यूट करूं शुरू में। अच्छा। तो मैं डेफिनेटली जॉब करता, और मैं आज भी लोगों को ये कहता हूं कि अगर आपको एंटरप्रेन्योर भी बनना है तो इट इज बेटर टू फर्स्ट वर्क समवेयर, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लो। जो भी फील्ड में आपको लगता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है आपको एजेंसी चलानी है, तो आप एक एजेंसी में काम कर लो 6-12 महीने। आपकी स्पीड जब आप अपनी एजेंसी बनाओगे बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि आपको मेजर रोड ब्लॉक्स पता होते हैं, मेजर तरीके पता होते हैं, हैक्स पता होते हैं, और अब आपकी स्मार्टनेस आप कितना सीख सकते हो उसमें से। देखो IIM अहमदाबाद एक इंस्टीट्यूट है, देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। बिल्कुल। एक क्लास में 400 बच्चे बैठ रहे हैं, 400 बच्चों को सेम कॉलेज मिल रहा है, सेम टीचर मिल रहा है, सेम लाइब्रेरी मिल रही है, सेम असाइनमेंट्स मिल रही है, सेम डॉर्मेटरी मिल रही है, सेम खाना मिल रहा है, सब कुछ सेम मिल रहा है। बैच खत्म होता है 2 साल बाद, एक व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए साल की जॉब लगती है, किसी को 10 लाख की लगती है, किसी को 20 लाख की लगती है, और कोई बड़ी बड़ी एंटरप्राइज बना देता है। हाँ जी। तो IIM अहमदाबाद ने तो कोई भेदभाव नहीं किया था, सेम किया था। वो तो आप पे है ना कि आप कितना उसमें से निकाल सकते हो। तो जब तक लोग ये नहीं समझेंगे ना कि मैं कितना निकाल सकता हूँ, मैं उस क्लासरूम में बैठ के कितना खींच सकता हूँ, तब तक मोहताजी की दुनिया रहेगी। देखो इसने अच्छे से नहीं सिखाया, IIM अहमदाबाद खराब था, IIT बॉम्बे कंप्लेन करते रहते लोग, ये भी खराब था, वो भी खराब था। मैं कहता हूँ सबसे नॉर्मल इंस्टीट्यूट भी खराब नहीं अगर आप सीखना चाहो तो। एग्रीड। ये चीज मैंने भी सर समझ ली थी, और मैं ऐसा मानता हूँ कि शुरू में ना, मान लीजिए मैं करियर स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, तो मेरे पास फंड नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है, सो मैंने अपना करियर ऐसे ही स्टार्ट किया सर कि मैंने किसी को पिच किया एंड आई सेड जो रेवेन्यू मैं आपको जनरेट करके दूंगा उसमें से कुछ अपन शेयर करेंगे। सो मैं ऐसा मानता हूँ कि जब आपके पास कुछ नहीं होता ना, तो दूसरों के कंधे पे रख के आप गोली चलाओ। एक्सपेरिमेंट भी हो गया, टेस्ट भी हो गया, अगर आपका सच में स्किल सेट प्रूफ हो गया तो आप पैसा दोनों बना लो। और जब ये प्रूफ हो जाए तब आप अपने लिए करने लग जाओ। इसे हम कहते हैं क्रिएट वैल्यू शेयर वैल्यू। क्रिएट वैल्यू शेयर वैल्यू। अगर आपने वैल्यू क्रिएट कर दी तो मैं शेयर कर लूंगा, मतलब मैंने अगर किसी के लिए वैल्यू क्रिएट करी तो मैं शेयर कर लूंगा। नहीं तो क्या होता है, मेरे को लगता है बाकी तो रॉबरी है। हाँ। कि आपने वैल्यू भी क्रिएट नहीं करी और बंदे से पैसे भी ले लिए, तो फिर वो पैसा फलता नहीं, रॉबरी है। तो आप पहले वैल्यू क्रिएट कर लो और फिर शेयर करो। और मैं बता रहा हूं, अगर आप ये पॉलिसी से चले तो आपको डेफिनेटली सुपर सक्सेस मिलेगी। हाँ। मेरे को एक मेरे मार्केटिंग प्रोफेसर ने बोला था, बोलते अपने आप को इतना अच्छा बना लो दैट पीपल शुड बेग टू पे यू। क्या स्टेटमेंट है ना, दे शुड बेग टू पे यू, मतलब आपको पैसा देने के लिए भीख मांगे
कि सर प्लीज ले लो, प्लीज हमसे पैसा लेके हमारा काम, हमारे को गाइड कर लो। क्या बात है। तो ये तभी हो सकता है जब आप अपने आप को इम्प्रूव करो। यस यस यस, ठीक है, ये कोई आपको रिलायंस का शेयर खरीद के, अडानी का शेयर खरीद के, किसी का शेयर खरीद के ये वाले रिटर्न्स नहीं मिल सकते जो आप नहीं। अपने आप को लेके कर सकते करेक्ट। पहली पहली चीज शेयर तो तो वैसे ही आज के दिन बड़ा डाउटफुल चल रहा है। देखिए पार्ट ऑफ लाइफ है, ये चलता रहेगा। आपको क्या लगता है कि जो अडानी के साथ जो भी केस हुआ है, इसका क्या इम्प्लीकेशन आने वाला है? देखिए अभी तो एलिगेशन है हम्म, और यूएस जस्टिस थोड़ा अलग चलता है, इंडियन मीडिया जस्टिस थोड़ा अलग चलता है। हम्म, यूएस जस्टिस कहता है कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, you are innocent until proven guilty। यानी कि जब तक हम आपको प्रूव नहीं कर देते आपने गलत किया है, अच्छा, तब तक आप इनोसेंट हो। आप पे एलिगेशन है ओके। कि आपने गलत काम किया है, ब्राइबरी की, जो भी जो भी है। एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं। इंडियन मीडिया सिस्टम है यू आर ऑलवेज गिल्टी इवन आफ्टर प्रूवन इनोसेंट। तो इसने तो खिलाया होगा, पिलाया होगा, कुछ किया होगा। मीडिया तो तुरंत हाँ, निकाल देती है यहाँ इसे, मीडिया आप ट्रायल बिल्कुल। बहुत बड़ा होता है ना हाँ, इंडिया में, और फिर ऑब्वियसली सबकी पॉलिटिकल खिचड़ी Political, बिकती है हम्म। कि मैं ये कर दो, वो कर दो, इसको अंदर कर सही दो। बात है। See, I think he's a businessman. We should respect it. He's created an empire. He has created a lot of wealth. उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। देश के सबसे बड़े पोर्ट्स वो चलाते हैं और इतना आसान नहीं होता है। अगर उनको कुछ पोर्ट्स भी- मिलते हैं ना, उनमें कोई खासियत है। एक बात उन्होंने बहुत अच्छी बोली थी कि किसी ने उनको बोला कि मोदी जी ने तो आपको 1 रुपए में जमीन दे दी थी। बोलते वो जमीन थी नहीं, वो पानी था। मोदी जी मेरे को पानी बेच के चले गए और मैंने उसको जमीन बनाया रिक्लेमेशन करके। तो पॉइंट ये है कि इंडिया नीड्स एंटरप्रेन्योर्स लाइक हिम। इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग, ऑब्वियसली जो भी ड्यू सजा है उसकी मिलनी चाहिए। एंड इफ देयर इज नथिंग रॉन्ग, व्हाई शुड वी वरी यार? ठीक है, इट्स सही बात ओके, है। पार्ट ऑफ लाइफ है। मैं ऐसा मानता हूँ सर, एंटरप्रेन्योर का इंटेंशन कभी गलत नहीं होता, हो ही but नहीं सकता ना। गलतियां होती हैं उससे, हाँ, हो जाती हैं, वो मैं ये करता कहता हूँ कि नहीं है। गलत और गलती हाँ, दो अलग चीजें। आप गलत हो अलग चीज है, और आप गलती कर रहे हो वो अलग वो चीज है। अलग चीज है। बट एट द एंड ऑफ द डे और गलती मुझे हो लगता है, जाना देखो भी एक अमेरिकन तीसरी सिस्टम चीज है। कैसे चलता है मैं आपको बताता हूँ। हाँ। इंडियन जस्टिस सिस्टम, अमेरिकन जस्टिस सिस्टम में बहुत बड़ा फर्क है। हम्म, अमेरिकन जस्टिस सिस्टम क्या कहता है कि अमेरिकन जस्टिस सिस्टम आपको किसी चीज से रोक नहीं लगाता। वो कहता है अगर आपने ये किया तो $100 मिलियन का फाइन है। हम्म, जैसे दुबई है, दुबई में सिस्टम कैसा है कि यहाँ पे टैक्स नहीं है, कोई आपको देखेगा नहीं, आपको कोई वहां पे पुलिस वाला रोकेगा नहीं, कुछ नहीं। उनके इतने सॉलिड सिस्टम्स और कैमरास लगे हुए हैं कि आपने एक गलती करी तो अपने आप कट के आपके पास बिल आ जाएगा, फाइन आ जाएगा। आप दे दो फाइन, खत्म है। क्या लड़ाई है? आपने गलती करी, नो प्रॉब्लम, यू आर अलाउड टू मेक अ मिस्टेक, पैसे दे दो। यहाँ क्या है, यहाँ यू आर नॉट, मतलब यहाँ जैसे आपने मिस्टेक करी तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं अभी दुबई गया था तो मेरा फ्रेंड मेरे को बताया, बोलता उसका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। वो चला रहा था आगे, किसी ने आगे पीछे से ठोक दी। अब इंडिया में होगा तो ऐसा क्या होगा? लड़ाई केस होगा, फाइट, पहले तो गंदी फाइट होगी इन हाँ, दोनों की, बिल्कुल, है ना? मम्मियों को, बहनों को याद किया जाएगा हाँ। इस फाइट में, ठीक है। पर उधर क्या होता है, उधर जैसे कोई एक्सीडेंट होता है दोनों दोस्त बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों को पता है जिसने पीछे से ठोकी है उसको रेड स्लिप मिलेगी, जिसकी ठुकी आगे से उसको ग्रीन स्लिप मिलेगी। इंश्योरेंस कंपनी आगे वाली गाड़ी को पूरा पैसा दे देगी और पीछे वाली गाड़ी को आधा पैसा दे देगी, और केस में जो भी फाइन लगेगा वो लगेगा छोटा सा। किसी को कोई कुछ कर ही नहीं सकता, कोई स्टोरी नहीं है कि पीछे वाले ने जैसे ही ठोक दिया तो आगे वाले की गलती थी नहीं, आगे वाले ने ब्रेक लगाई तो उसने भी किसी को बचाया होगा। तो तुम्हारी गलती है, तुम क्यों क्या कहते हैं, आंख बंद करके थोड़ी चला रहे थे, तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए इस बात का। सो पॉइंट इज कि अमेरिकन जस्टिस सिस्टम वर्क्स ऑन पेनल्टीज एंड गुड सिस्टम्स ऑलवेज वर्क्स ऑन पेनल्टी। गलती करो, पेनल्टी दो, ताकि आगे से डर बैठ जाए गलती करने से। बिल्कुल ऐसा ना हो कि आपका धंधा ही चौपट हो जाए, कुछ छोटा सा वो ऐसा, हाँ, मतलब दे डोंट वाइप यू आउट। हाँ, वो आपको वाइप आउट नहीं करते कभी। आपने गलती करी, ठीक है, इतना फाइन करो, खत्म। ठीक है, शरीर में कोई बीमारी आई है तो उसको इलाज करो। यहाँ क्या, इसको जेल में डाल दो, इसको अंदर कर दो, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो, खत्म कर दो, सारे एम्प्लॉय मर जाए इसके। हमारे जितने बड़े बिजनेस बेचारे लंदन भागे, उनकी इतनी बड़ी गलती नहीं थी, मैं मानता हूँ थी, पर इतनी बड़ी नहीं थी जितनी पनिशमेंट उनको मिली। सही बात है। उससे कई बड़ी गलतियां लोग करके निकल चुके हैं, बच चुके हैं। तो इट इज नॉट दैट कि, बट वो मीडिया में आ गए तो फिर वो पॉलिटिकल मुद्दा बन गया। बिल्कुल। व्हाट डू यू से अबाउट सर कि एक तरफ गवर्नमेंट तो बहुत स्टार्टअप कल्चर, एंटरप्रेन्योर्स का कल्चर प्रमोट कर रही है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप करो, ये करो, दूसरी तरफ एंटरप्रेन्योर्स के साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। तो यहाँ तो दोगलापन हो गया एक तरीके से देखिए, चीजें इंप्रूव हुई हैं, नथिंग कैन चेंज ओवरनाइट। अब इंसान की मानसिकता बदलना, एक आम भारतीय की मानसिकता बदलना, और जिस देश में इतनी गरीबी रही और जहां पे अमीरों को और बिजनेसमैन को शुरू से चोर की नजरों से देखा गया, उसके लिए यहां तक भी पहुंचना, मैं कहता हूं, काबिले तारीफ काम है। बिल्कुल ठीक बात है ना? और देखिए, हम अपने देश के वासी हैं, हमारे को सिर्फ इंप्रूवमेंट्स पे ही फोकस करना चाहिए। हम उससे ज्यादा क्रिटिसाइज करें तो फिर तो क्रिटिसाइज करने वाले बहुत होंगे, फिर हम में और बाकियों में क्या फर्क है? ऐसा चेंज क्या कर सकती है गवर्नमेंट सो दैट एंटरप्रेन्योर्स देखो, ईज ऑफ बिजनेस और बहुत हैवी चाहिए, पॉलिसी लेवल पे बहुत जबरदस्त काम चाहिए। व्यापारी को चोर की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए।
जो व्यापारी गलत करे उसके साथ आप उसका ट्रीटमेंट करो, बिल्कुल करो, फाइन लो, उससे जो फाइन बनता है, Yes. जो भी आपको बनता है, रिप्रिमांड करो, पर जो अच्छा कर रहा है उसको रिवॉर्ड भी करो। टैक्स टेररिज्म कम होना चाहिए, ये रेड्स और ये स्ट्रेस कम होना चाहिए। मैं बताता हूँ, मेरे एक फ्रेंड थे श्रीलंका में, उनके यहाँ रेड पड़ी, तो उनके यहाँ रेड पड़ी ना, तो मतलब वो अंदर आए, उन्होंने कोई चीज फाड़ी नहीं, काटी नहीं, कुछ नहीं किया, बड़ी इज्जत से अदब से पेश आए। मतलब ये रेड थी, मतलब यहाँ के देखो रेड कैसे होती है। हाँ, मतलब क्या क्या ठुकेगा तुम्हारे घर का तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो आई थिंक वही ना कि यार वो बंदा कितने लोगों को नौकरी दे रहा है, सरकार को टैक्स दे रहा है, सप्लायर को धंधा दे रहा है, सप्लायर के आज रिलायंस के पेरोल पे 4.25 लाख लोग हैं। वो तो डायरेक्ट पेरोल पर वो है, डायरेक्ट पेरोल और पे उसके अलावा कितने वेंडर लोग- पे, उनके सप्लायर्स पे, और तो इतना जबरदस्त रोटेशन है, तो उसको क्यों तकलीफ देना। वो तो मतलब ही शुड बी ऑन योर गोल्डन शेयर कि भाई हमारे देश का कंट्रीब्यूटर है सबसे बड़ा। सही बात है। आज हमारे टोटल टैक्स में से 3% तो सिर्फ रिलायंस ग्रुप से आता है, एक आदमी से, एक ग्रुप से 3% आता है। अभी उसके एम्प्लॉइज जो टैक्स देते हैं वो अलग, उसके सप्लायर्स जो टैक्स देते हैं वो अलग। देश का सबसे बड़ा जीएसटी कंट्रीब्यूटर है वो, तो यू कांट ट्रीट देम इन अ रॉन्ग मैनर। दे आर योर पीपल, वो आपके व्यापारी हैं। और कैपिटलिज्म के बिना सोशलिज्म नहीं हो सकता। अगर घर में पैसा आएगा, खुशहाली आएगी, तो मजा सबको आएगा। और वो इन्वेस्टर्स को भी तो दे रहे हैं ना, सबको दे रहे हैं, एवरीबॉडी इज मेकिंग मनी यार। सही बात है, रिटर्न पूरा सबको आज क्यों एफपीआई पैसा डालता है इंडिया में? क्योंकि Employees इंडियन को कंपनीज मिल रहा अच्छी है। हैं, कर रही हैं, परफॉर्म कर रही हैं। एम्प्लॉइज को बेनिफिट मिल रहा है, जो कस्टमर्स है उनको बेनिफिट मिल रहा है, Absolutely. इन्वेस्टर्स को भाई benefit आपको और मिल मेरे को रहा तो उसने डेटा दे दिया ना 500-600 रुपए में। जो आदमी नहीं कंज्यूम कर पाता था इंटरनेट, वो तो कर रहा है ना आज 2016 में उनके बाद। See, I'm not promoting anyone, not directly. What I'm telling is कि व्यापारी बहुत कुछ करता है हमारे लिए, एक सेवा लाता है, और उसमें उसका बहुत रिस्क होता है। बहुत सारे व्यापारी मर जाते हैं बेचारे, मतलब बिजनेस ही नहीं कर पाते। जो सक्सेस होते हैं तो सब सोचते हैं कि यार ये तो इसने चोरी की होगी। आई थिंक वो धारणा नहीं होनी चाहिए। वो That's धारणा it. नहीं होनी सर चाहिए। आपसे पूरा ज्ञान पॉडकास्ट पे लिया जा सकता है या फिर कोई कोर्स भी है जहाँ नहीं, से मेरा हम कोई knowledge ले? ऐसे कोर्स में, एक फाइनेंशियल प्लानिंग का कोर्स बहुत सून मैं लॉन्च करूंगा। बेसिक Okay. कोर्स होगा, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं रखूंगा। आई ट्राई टू सी कि एवरीबॉडी मेक्स इट। छोटा सा फीस रखेंगे ताकि एवरीबॉडी कैन एक्सेस इट, जिसमें बेसिक्स ऑफ बजटिंग हम सिखाएंगे, बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन, बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब सिखा देंगे। इंश्योरेंस कैसे खरीदते जो हैं, किताबों में नहीं है 12वीं तक, वो हम सब सिखा देंगे। और बहुत छोटे, मतलब 30-40 वीडियोस के मॉड्यूल में आराम से आप उसके बाद इतने इक्विप्ड हो जाओगे कि अपने कंसल्टेंट से, अपने ब्रोकर से राइटली बात कर पाओगे। इन्वेस्टमेंट कैसे करना है वो ज्ञान आपको आ जाएगा। हाँ, बेसिक आ जाएगा। देखो हमें भी इतने साल लग गए, हमारे भी अध्याय है, हमने भी स्वाध्याय किया, इतना स्टडी किया, उसके बाद भी हम गलतियां करते हैं। तो दिस इज नॉट समथिंग जो आप ओवरनाइट सीख सकते हो, बट आप अपने आप को एनेबल कर सकते हो कि राइट क्वेश्चन कर लो। अगर आप सही क्वेश्चन भी कर लो अपने वेंडर से, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से, या किसी भी एडवाइजर से, तो वो भी काफी आपको कुंडली कितनी भी मिला लो, वाइफ सही आएगी इस बात की गारंटी नहीं है। बात तो सही है आपकी। तो कह रहे हैं कि जरा कुंडली ना मिलाए। नहीं, कुंडली तो मिलानी पड़ेगी। सर बड़ा कुछ आज आपसे सीखने को मिला। बस मैं लास्टली आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो मिडिल क्लास है, जो आज हिंदुस्तान जहाँ जी रहा है, उनके लिए इन्वेस्टमेंट के कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे? बस सही है कि गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने छोटे गोल्स क्रिएट करिए। सबसे पहले गोल्स क्रिएट करिए। ओवरनाइट रिच होने का मत सोचिए, बिल्कुल मत सोचिए। तीसरी चीज है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे भरोसा रखिए, वो आपको बहुत जबरदस्त रिटर्न्स देगी। आप भारत पे भरोसा कर रहे हो, भारत आगे बढ़ने ही वाला है, भारत के व्यापारी आगे बढ़ेंगे, वो आपको आगे बढ़ा देंगे। और चौथा, अपने माइंड पे फोकस कीजिए, अपनी इनकम को बढ़ाते रहिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा निवेश कर सकें। That's it. इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। लाइफ इज वेरी सिंपल, हम उसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। क्या बात है। सर पर्सनली टू बी ऑनेस्ट, आज का ये पॉडकास्ट मेरे लिए बड़ा नॉलेजफुल था। थैंक यू। काफी सारी चीजें सीखी। कुछ करूँ ना करूँ, बट SIP जरूर स्टार्ट करूंगा इस पॉडकास्ट के बाद। एक ऐसा लगा कि किताब पढ़ ली हमने आज। एंड अभी बहुत सारी चीजें हैं जो पर्सनली मुझे भी बहुत सीखने की जरूरत है आपसे, एंड व्यूअर्स को भी। तो करेंगे सीरीज 2, 3, 4, 5 जितनी हो सकती है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि आपको सबसे पहले अपने माइंड पर इन्वेस्ट करना है, उसके बाद आपको सही में मार्केट में इन्वेस्ट करना है, और ऐसी न जाने कितनी चीज़ें आप सीख सकते हो। यहाँ पर आज हमारे साथ संजय सर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इन्वेस्टमेंट थे। तो अगर आप इस इंसाइक्लोपीडिया से कुछ और सीखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपने सवालों की बौछार लगा दीजिए, ताकि आपके सभी सवालों के जवाब हम आगे संजय सर से जरूर लेकर आएँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, द आशीष एंड दुर्वेश टॉक शो, जहां पर आपको ज्ञान का भंडार मिलता है। और आज हमारे साथ प्रॉफिट फर्स्ट के फाउंडर संजय कथुरिया जी थे, जिन्होंने आपको बहुत ही विशेष ज्ञान दिया है। ये पॉडकास्ट आप 2 बार 3 बार जरूर देखिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। आज आपको सर आपने समय दिया, आप इस पॉडकास्ट में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दिल से धन्यवाद। थैंक यू दुर्वेश, थैंक यू सो मच।